हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मैं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आवाज़ मेरी क्लियर होगी, आप सभी को मुझे देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे। आज की क्लास में कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो कि पिछले कुछ समय में एसएससी में पूछे गए हैं, फिर चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, हर एक एसएससी के पैटर्न में एक क्वेश्चन रिपीटेड है। सर क्लासिकल लैंग्वेज सिमिलर है क्लासिकल डांस में, एंड हिंदी क्यों नहीं ऐड है उसमें? अच्छा, आपका कहना है कि क्लासिकल भाषाओं में ना, देखिए हिंदी ने बाद में जन्म लिया है। एक्चुअली हमारी जो पृष्ठभूमि रही है उसमें संस्कृत भाषा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। प्राचीन कालीन भाषाएं जो हैं, बात आ रही है समझ। और दूसरी चीज ये कि देखो, क्लासिकल जहां पे नाम लग जाता है, फिर चाहे वो डांस हो और चाहे आपका लैंग्वेज हो, क्लासिकल का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर चीज को कहने की भाषा है अगर तो कहने की, अगर डांस है तो उसे परफॉर्म करने की अपनी एक टैक्टिक होती है। केवल आप उसी शैली में ही उसे परफॉर्म कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर भारतनाट्यम को आप केवल उसी शैली में ही परफॉर्म कर सकते हो। कथक, उसे केवल आप उसी शैली में ही परफॉर्म कर सकते हो। आप ये नहीं कर सकते कि आपने यूं यूं कर दिया और आपने बोल दिया कि कथक हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो कि फोक डांस है, मान लो भांगड़ा है, तो कोई भांगड़ा ऐसे भी कर रहा है, कोई ऐसे भी कर रहा है, कोई ऐसे भी कर रहा है, आप कैसे भी कर दो, उसकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई उसके लिए मंच नहीं है। तो जो क्लासिकल भाषाएं हैं उसी तरीके से उन्हें कहने की एक शैली है। लेकिन हिंदी को कोई कहने की शैली नहीं है। बिहार वाला भी हिंदी बोल रहा है लेकिन उसकी हिंदी अलग है, यूपी वाला भी हिंदी बोल रहा है उसकी हिंदी अलग है, उत्तराखंड में भी हिंदी बोल रहा है उसकी हिंदी अलग है, एमपी में जाओगे लहजा बदल जाएगा। लेकिन तेलुगु हो गई, उसका लहजा नहीं बदलता है। क्लियर हो रही है बात? उसी तरीके से उड़ीसी हो गई, उसका लहजा नहीं बदलता है। आप कहीं पर भी उड़ीसी बोलने वालों को प्रॉपर आप सुनिएगा, उसका लहजा नहीं बदलता। लेकिन हिंदी में भी कई शैलियां आ जाती हैं, जैसे कि खड़ी बोली हो जाती है, वो भी हिंदी है, उसमें भी कोई गलत नहीं है। इधर हरियाणा साइड जाओ, अब आपको हिंदी मिलेगी लेकिन खड़ी बोली मिलेगी। आप लखनऊ की तरफ जाइए, उत्तर प्रदेश के और ईस्टर्न रीजन में जाइए, वहां पे आपको अवधी मिल जाएगी। बात आ रही है समझ? वो भी हिंदी ही है। तो हिंदी में इस तरीके के कई प्रकार हैं। लेकिन जहां पर क्लासिकल वर्ड आ जाता है, जहां पर शास्त्रीय की बात हो रही है, तो शास्त्रीय का मतलब ही यह है कि उसके लिए एक शास्त्रार्थ है। उस शास्त्रार्थ से हटकर आप उसे परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर हो रही है बात? फोक डांस आप कैसे भी परफॉर्म कर लो उसी तरीके से, लेकिन जो क्लासिकल डांस है उनका एक तरीका है, सिर्फ उसे प्रोफेशनल लोग ही परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप उसे उस शैली से हटा दोगे तो वो क्लासिकल डांस नहीं रह जाएगा। यही कारण है कि भारत सरकार केवल क्लासिकल डांसेस के लिए ही लोगों को सम्मानित करती है, केवल क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए ही लोगों को सम्मानित करती है। ऐसे तो कोई भी कुछ भी लिख देगा, तो फिर सम्मान किस बात का? आई होप आप समझ गए होगे। बात आ रही है समझ? हाँ, इवन जो तमिल है वो संस्कृत से भी पुरानी भाषा है। मैं आपको इतिहास नहीं पढ़ाता हूं, अदरवाइज मैं जब इतिहास पढ़ाता हूं, जिन स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया उन्हें पता है, मैं वहां पे जब इंडिया का इंट्रोडक्शन देता हूं तो बहुत बखूबी ये समझाता हूं कि आपको क्या लगता है कि भारत में जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं वो अपने आप को आर्य बोलते हैं, तो क्या लगता है कि पहले इस देश के वही निवासी हैं? नहीं, उनसे भी पहले यहां पे जो लोग रहते थे वो द्रविड़ थे, जो दक्षिण भारत में रहते थे, वो मेन तरीके से मूल निवासी हैं भारत के। आर्य तो बाहर से आए थे। और उन्हें आर्य क्यों कह दिया गया? क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्शन फेयर था, सफेद चमड़ी के थे, क्योंकि रशिया या आर्कटिक वाले रीजन से आए होंगे, वहां की कोई जनजाति रही होगी, तो इस वजह से उन्हें सुपीरियर बोल दिया गया, श्रेष्ठ बोल दिया गया। अदरवाइज अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा तो बेस्ट ब्रेन आपको दक्षिण भारत में मिलेंगे आज भी। डॉक्टर के सिवान, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एस सोमनाथ, सत नडेला, सुंदर पिचाई, ऐसे कितने ढेरों एग्जाम्पल हैं। लेकिन उत्तर भारत में आपको ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम मिलेंगे। केवल आईएएस बन जाने से बेस्ट ब्रेन नहीं है। आप देखोगे कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए जो आपको मैक्सिमम आपको योगदान देने वाले जो मिलेंगे
वो आप देखोगे द्रविड़ ही है, और द्रविड़ का मतलब ही होता है इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। तो ये चीज वेल प्रूफ है, इतिहास में जो चीजें लिखी हुई हैं, जिन चीजों से कड़ी जुड़ी है, वो बदल नहीं सकती। यहां के लोगों ने, उत्तर भारत के लोगों ने बोल तो दिया अपने आप को श्रेष्ठ, लेकिन एक आदत नहीं जाती है, किसकी? शो ऑफ की आदत नहीं जाती है। यह आदत बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं भी उत्तर भारत से ही बिलोंग करता हूं, लेकिन शो ऑफ कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों में रहता है। आप एक बार साउथ इंडिया में जाके देखिए, आपको पता लगेगा, वो लोग शो ऑफ करने वाले लोग नहीं हैं। वो लोग जो हैं सो हैं, वो आज भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। उत्तर भारत में तो आपको संस्कृति ही नहीं मिलेगी। हम लोग तो पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ चुके हैं। हमें तो जीन्स चाहिए, वो भी जीन्स कितनी भी फटी से फटी हो, वो हमें अच्छी लगती है। लेकिन आज भी जाइए वहां पे धोती का ही कल्चर आपको मिलेगा। वहां पे महिलाओं में आप देखेंगे क्रेज, साड़ियों का आज भी महिलाओं में क्रेज है, जो कि हमारा परिधान है। और अगर आपको वेस्टर्न दिखेगा भी ना बेंगलोर जैसे शहरों में, तो भी बहुत तमीज से दिखेगा, दिल्ली की तरह नहीं आपको दिखेगा। क्लियर है? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। और आज के जो क्वेश्चन है वो अंग्रेजी में है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसका हिंदी में भी अनुवाद करूंगा। बस ध्यान से सुनिएगा, फिर आंसर करिएगा। बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगे, बस आप मेरी बात को जरूर सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, आपसे यहां पर पूछ रहा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाते हैं, आपसे यहां पर पूछ रहा है। इंस्ट्रक्शन का मतलब जानते हैं? जब आप कंप्यूटर की किसी भी भाषा में इस तरीके से कोई भी भाषा लिखते हो और स्टेटमेंट वाइज उन्हें लिखते चले जाते हो, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में क्या लिखा जाता है, मतलब जब इन सारे इंस्ट्रक्शन को मिला देते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रोग्राम। क्या कहलाता है? प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग जानते हैं ना, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ भी है, जावा भी है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्राम ही क्या कहलाता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। जावा में है तो आपको जावा में कोडिंग करनी होगी, C# में है तो C# में कोडिंग करनी होगी, रूबी में है तो रूबी में करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा था ये क्वेश्चन। अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू डायरेक्ट हेल्प ऑफ यूजर। ये आपसे ये कह रहा है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर का प्रकार जो कि लोगों की मदद के लिए यूज किया जाता है, जो कि डायरेक्ट लोगों की मदद करता है। एक ऐसा प्रकार सॉफ्टवेयर का जो कि डायरेक्ट लोग अपनी हेल्प के लिए यूज करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, या फिर ये सभी? आंसर बताएगा कोई? प्रशांत का आंसर आ गया है और धृतराज का भी आ गया है, प्रणय का भी है। मैक्सिमम लोग सही आंसर बोल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जिनको नहीं पता है इधर समझिए। बेसिकली दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि सिस्टम की हेल्प के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब सिस्टम की बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है? कंप्यूटर की बात हो रही है। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें आपके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास लैपटॉप है, उस लैपटॉप में आप कुछ भी काम कर पा रहे हो, तो वो किस वजह से कर पा रहे हो? उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, विंडोज की वजह से। अगर आपके पास मैकबुक होगा तो उसमें iOS चल रहा होगा। अगर विंडोज नहीं होगी तो क्या इसके ऊपर आपके सॉफ्टवेयर रन हो पाएंगे? जैसे कि MS ऑफिस रन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। पहले आपको विंडो एज अ बेस ही रखना पड़ेगा, उसके बाद ही उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं। आप कोई ब्राउजर उसके ऊपर चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। नेटफ्लिक्स देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। Amazon प्राइम देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि बेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम की हेल्प करते हैं, ये सॉफ्टवेयर सिस्टम को रन करने में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि यूजर की हेल्प करते हैं, जो कि यहां पर पूछा गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो गए? Amazon प्राइम हो गया, और क्या हो गया? एग्जाम इंजन हो गया, और क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जितने हैं, जितने आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो, मान लेते हैं मिंत्रा हो गया, मिंत्रा हो गया, अभिनय मैथ्स हो गया। ये क्या है? ये सारे कौन से हैं? जी हां, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि डायरेक्ट यूजर अपनी हेल्प के लिए यूज कर रहा है। आप डायरेक्ट आउटपुट इनसे ले रहे हो, ना कि इनसे ले रहे हो। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वेब ब्राउजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिसकी स्थापना सन 1975 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, इसके चेयरपर्सन है सत्य नडेला, और इनका लेटेस्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? वैसे तो जब से ये कंपनी बनी है तब से इन्होंने आज तक केवल एक ही बार अपना ब्राउजर अपडेट किया है, या आप बोल सकते हो चेंज किया है, तो बस उसी के बारे में पूछ रहा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट मोजिला या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज? एज वाले सही हैं। ये कौन है? मनन, इनका आंसर सही है एज। ठीक है, इससे पहले केवल एक ही ब्राउजर था माइक्रोसॉफ्ट का, दैट वाज इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो अभी हाल फिलहाल में करीब 4-5 साल पहले ही इन्होंने इसको बदला हुआ है और एज में अपडेट कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूज्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका यूज आप मुफ्त में करते हो, जिनके लिए आपको पे नहीं करना होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, नैगवेयर, स्मार्टवेयर या फिर ऑफ सोर्स सॉफ्टवेयर? ये सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं जिन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो? सीधे आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए और शुरू करिए। बहुत बढ़िया, इनको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बता देता हूं। व्हाट्सएप, क्या कुछ पे करते हो क्या इसके लिए? नहीं ना, सीधे यूज करते हो डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? बोलो भाई, और कोई बता सकता है एग्जांपल? एग्जांपल के तौर पर अभिनय मैथ्स जो एप्लीकेशन है, ये ओपन सोर्स है या पेड है? या एग्जाम इंजन की बात कर ले, ये ओपन सोर्स है या पेड है? बताइए, सोच के आंसर करना, सोच समझ के आंसर करना। मैंने आपसे पूछा, एग्जाम इंजन हो गया, अभिनय मैथ्स हो गया, ये जो एप्लीकेशन है ये ओपन सोर्स है या पेड है? प्रीति का आंसर बिल्कुल सही है, ओपन सोर्स है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें तो हमने पे किया है, इसमें तो हमने पे किया है कोर्स लेने के लिए। वो आपकी मर्जी है। कुछ पेड सर्विसेज हैं, वो अगर आपने पेड सर्विसेज ली है वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट भी चीजें हैं, तो आप फ्री वाला कंटेंट तो यूज कर सकते हो ना एटलीस्ट, तो ओपन सोर्स ही है वो। एग्जाम्पल एक और, जैसे कि फेसबुक। फेसबुक में आपको क्या लगता है सब कुछ फ्री है? नहीं, सब कुछ फ्री नहीं है। फेसबुक में जब तक आप नॉर्मली उसे यूज कर रहे हो तब तक ठीक है, लेकिन अगर आपको अपनी पोस्ट को बूस्ट करना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है वहां पर एक्स्ट्रा, अगर आप फैसिलिटी ले रहे हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि फेसबुक ओपन सोर्स नहीं है, ओपन सोर्स ही है फेसबुक। क्लियर है? कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें आप इंस्टॉल ही नहीं कर सकते बिना पे किए। एग्जाम्पल, विंडोज, ये पूरे तरीके से पेड है। वो एक अलग बात है कि हमारे देश में पेड नहीं है, लोगों ने इसकी इतनी पायरेसी कर रखी है, बट एक्चुअली ये पेड है। हमारी कंट्री में क्या होता है, एक आदमी ने खरीद लिया, उसके बाद हजारों लोगों को 200-200 रुपए, 250-250 रुपए में इंस्टॉल करके दिए दे रहा है। एक्चुअली जो विंडोज है वो 7500 की इस टाइम पर आ रही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एंड्रॉइड एग्जीक्यूटेबल फाइल? एंड्रॉइड की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब जो आपकी एप्लीकेशन फाइल होती है, जिस पे क्लिक करके आप उसे इंस्टॉल करते हो, उसका एक्सटेंशन क्या है? .exe, .dll, .apk या फिर .asp? देखिए, .exe किसकी होती है? ये विंडोज की होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल। .dll का मतलब होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। .apk जो है यही आपका सही आंसर है, और यही क्या है? एंड्रॉइड की एग्जीक्यूटेबल फाइल है। .asp का मतलब क्या होता है? एक्टिव सर्वर पेज।
एक्टिव सर्वर पेज। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड? एंड्रॉइड के आज तक बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, इसका पहला वर्जन बताइए क्या कहलाता था? इसका पहला वर्जन क्या कहलाता था? फर्स्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड 1.1, जिंजर ब्रेड, किटकैट या फिर फ्रोयो? वीजीएम का आंसर आ चुका है और इन्हीं का आंसर बिल्कुल सही है, 1.1। ठीक है। एंड्रॉइड की एक खास बात है, गूगल ने हमेशा फैसला लिया था कि वो एंड्रॉइड के जो वर्जन है वो स्वीट्स के नाम पर लॉन्च करेंगे, मतलब मिठाइयों के नाम पर लॉन्च करेंगे और साथ में अल्फाबेटिक ऑर्डर में लॉन्च करेंगे। तो शुरुआत तो खैर इन्होंने अल्फा से करी थी, अल्फा, उसके बाद ये बीटा लेकर आए, ठीक है, अल्फा 1.1, फिर बीटा 1.2 लेकर आए, ठीक है, फिर इन्होंने सी से क्या लेकर आए? ए बी सी, कोई बता सकता है? सी से तीसरा वर्जन कौन सा था? कोई बता पाएगा? अल्फा, बीटा, तीसरा सी से क्या वर्जन लेके आए? नो आइडिया, किसी को नहीं पता है? बिल्कुल सही, चॉकलेट। ठीक है, डी फॉर उसके बाद डोनट लेकर आए, उसके बाद ए बी सी डी ई, ई फॉर एक्लेयर्स, एफ फॉर फ्रोयो, जी फॉर जिंजर ब्रेड, एच फॉर उसके बाद आया इनका हनी कॉम्ब, इसके बाद आई फॉर आइसक्रीम आया। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते चले गए, आगे भी है। नेक्स्ट, और जे फॉर जेली बीन, जेली बीन, के फॉर किटकैट। देख रहे हो, सारे स्वीट्स के नाम है, आई जे के। एल फॉर लॉलीपॉप, एम फॉर मार्शमैलो, एल एम एन, एन फॉर नगेट, ओ फॉर ओरियो। पूरी मिठाई की दुकान लग गई है। नेक्स्ट, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ GUI? GUI जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो बताइए इनमें से GUI का एग्जाम्पल कौन सा है? लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड या डॉस? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है GUI और दूसरा होता है CUI। CUI का मतलब होता है कमांड यूजर इंटरफेस। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? CUI एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई देगी और इसमें अगर आपको कोई भी काम परफॉर्म करना है तो सिर्फ कमांड के बेसिस पर ही आप परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपको कमांड नहीं आती है तो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसको प्रोफेशनल्स ही यूज कर सकते हैं क्योंकि इसको चलाने के लिए आपको कमांड आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ होते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक ऐसा इंटरफेस जिसमें हमें ग्राफिक्स की फॉर्म में आउटपुट दिखाई देता है, जैसे कि आपको पिक्चर के फॉर्म में दिखाई देगा, वीडियो के फॉर्म में दिखाई देगा, कलरफुल इंटरफेस होगा। ठीक है, और इसे कोई भी नॉन प्रोफेशनल ऑपरेट कर सकता है। तो इनमें से एंड्रॉइड है आपका GUI। एंड्रॉइड चलाने के लिए किसी को कोई क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी पकड़ा दो 2-4 दिन में वो अपने आप चलाने लगता है। कुछ लोग लिनक्स बोल रहे हैं, देखो, नहीं भाई, लिनक्स आप कंट्रोल कर लोगे क्या? आपको लिनक्स आती है? यार मुझे तो आती है, आपको लिनक्स आती है? आई एम वेरी श्योर शायद ना आती हो, क्योंकि बहुत ही कम मिलते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें लिनक्स आती होगी। मैं तो पहले प्रोफेशनल ही था इसका। तो लिनक्स क्या है? ये कोर आपका लैंग्वेज है एक, जो कि CUI पर चलती है। यूनिक्स का भी सेम ही है, ये भी CUI पर ही चलती है। और डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी कमांड्स पे ही काम करता है। लेकिन एंड्रॉइड के लिए कोई कमांड नहीं चाहिए। यहां पे आपको वाईफाई खोलना है तो एक बटन दिया हुआ है, दबाते हो वाईफाई कनेक्ट हो जाता है।
आपको वॉल्यूम अप डाउन करना होता है, यूं 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 कर देते हो जाता है। लेकिन यहां पर जब आप इनको चलाओगे ना तो आपको पता लगेगा वाईफाई ऑन करने के लिए भी अपनी कमांड है, वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए भी अपनी कमांड है। पहली चीज तो वॉल्यूम सपोर्ट नहीं होता, बट एक्सटर्नल पर्पस से अगर आप यूज कर रहे हो तो भी कमांड ही चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है, GUI है, बाकी तीन CUI है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ विच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। आपको बताना है इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन तो नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एप्लीकेशन वो होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारी मदद के लिए हम यूज करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं, ये तो सिस्टम की मदद करता है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेट ओपन सोर्स है या फिर ऑल ऑफ अबव है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हमारा कंप्यूटर सिस्टम तब तक ऑपरेट नहीं करेगा जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। व्हाट्सएप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब तो आप आसानी से बता सकते हो व्हाट्सएप इनमें से किसका एग्जाम्पल है। करिए आंसर, आराम से पढ़िए और बताइए, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है ये, सिस्टम सॉफ्टवेयर का है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का है, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड बोथ। देखो गलती हो गई, जल्दी ना पढ़ने की, जल्दी करने की वजह से गलती हो गई, पूरा पढ़ा ही नहीं ऑप्शन। कुमार बिट्टू का आंसर सबसे पहले और सही आया है। दूसरे कौन है, प्रीति का भी आंसर सही है, चार्ली का, चैपलिन का भी आंसर सही है। ठीक है, व्हाट्सएप पहली चीज तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हम लोग अपनी मदद के लिए यूज करते हैं, हमें सीधे काम करना होता है इस पे। दूसरी चीज ओपन सोर्स भी तो है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट भी तो यूज कर रहे हो ना। तो फर्स्ट एंड थर्ड, जल्दबाजी नहीं करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन बैंकिंग सिस्टम। आपसे पूछ रहा है यहां पर बैंकों में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इन सभी बैंकों में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है। आप देखते हो ना, जाते हो तो देखते हो जो क्लर्क होता है या PO होता है वो अपने सामने कोई सॉफ्टवेयर खोल के रखता है ना। आप बोलते हो पैसा जमा कर लो तो उसी से एंट्री करता है। तो वो जावा पे काम करता है, एम्बेडेड सिस्टम पे काम करता है, फिनेकल पे या फिर OBX पे। वेरी गुड, फिनेकल, फिनेकल, फिनेकल। और ये किसका प्रोडक्ट है आपको पता है, ये इन्फोसिस का प्रोडक्ट है। इन्फोसिस आप ये समझ लो ऑलमोस्ट जितने भी बैंक है, बस SBI को छोड़ दें और कुछ और है, जैसे कि SBI TCS के इंटरफेस पर काम करता है, SBI इन्फोसिस के इंटरफेस पे नहीं करता काम। इसके अलावा 2-4 बैंक और हैं, बाकी जितने भी बैंक है मैक्सिमम वो सब फिनेकल पर ही काम करते हैं। और इन्फोसिस हर महीने इसकी रॉयल्टी लेता है बैंकों से, कितनी लेता होगा वो डिस्क्लोज्ड नहीं है, बट हाँ ये अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा होता है। विच वन इज नॉट एन ईमेल क्लाइंट। इनमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट नहीं है, कौन सा ईमेल क्लाइंट नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। नॉट, ईमेल क्लाइंट किसको बोलते हैं जानते हो। ईमेल क्लाइंट एक ऐसा टूल इंटरफेस जिसकी मदद से आप ईमेल भेज सकते हो और रिसीव कर सकते हो किसी के। तो जीमेल, रेडिफ, याहू या गूगल। कुछ लोग रेडिफ बोल रहे हैं, कुछ लोग गूगल बोल रहे हैं। वेल, विकास, प्रीति, इनके आंसर सही हैं। कुमार सिंह, इनके भी आंसर सही हैं। भाई रेडिफ क्यों बोल रहे हो, रेडिफ सुना नहीं क्या आपने। जीमेल भी मेल पर्पस से यूज किया जाता है, ये तो सबको ही पता है, ये ईमेल क्लाइंट है। ठीक है, रेडिफ मेल भी ईमेल क्लाइंट ही है, आप रेडिफ पे भी अपनी आईडी बना सकते हो। याहू भी ईमेल क्लाइंट ही है, बट गूगल क्या है, ये ईमेल क्लाइंट नहीं है, ये सर्च इंजन है, सर्च इंजन है। और गूगल का ही प्रोडक्ट जीमेल है। ठीक है, तो गूगल का जो ईमेल क्लाइंट है उसका नाम जीमेल है, लेकिन गूगल अपने आप में सर्च इंजन है। नेक्स्ट, www.facebook.com ये किसका एग्जाम्पल है। आप इसे किस कैटेगरी में रखोगे। बात हो रही है किसकी, बात हो रही है इसकी। इस बॉक्स के अंदर ये जो लिखा हुआ है इसको आप किस कैटेगरी में रखोगे। ये क्या है, ये डोमेन है, URL है, सोर्स कोड है या फिर वेबसाइट है। केवल विकास का ही आंसर सही है भाई। ठीक है, बाकी सब फंस गए। कुछ लोग URL बोल रहे हैं, कुछ लोग वेबसाइट बोल रहे हैं। वेबसाइट पता है क्या होता है। वेबसाइट, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ वेबसाइट,
तो आप क्या बोलोगे? कलेक्शन ऑफ, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, कभी गलती नहीं होगी। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट। जब आप कई सारे वेब पेजेस को एक साथ मिला देते हो तो वो क्या बन जाती है? वेबसाइट बन जाती है। यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है www.facebook.com, ये वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट तब होगी जब अभी मैं ब्राउजर में फेसबुक खोल दूंगा, तब मैं आपसे पूछूं कि क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे वेबसाइट है। ये क्या है? ये है डोमेन। ये क्या है? डोमेन है। ठीक है, डोमेन किसको बोलते हैं? ये जो फेसबुक है। क्लियर हो रही है बात? यूआरएल क्या है? यूआरएल क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक पर्टिकुलर थिंग हो जाती है यूआरएल। इसके आगे अगर हम कुछ लगा दे, स्लैश करके फेसबुक का पर्टिकुलर कोई लोकेशन लगा दे, तो वो क्या बन जाएगा? तो वो यूआरएल कहलाएगा। लेकिन ये सिंपली एक डोमेन को दर्शा रहा है, तो ये क्या है? डोमेन है। सोर्स कोड पता है किसे बोलते हैं? किसी भी वेब पेज के पीछे जो फंक्शन हो रहे होते हैं, तो वो फंक्शन किससे हो रहे होते हैं? उसके पीछे लिखी हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से या कोड से हो रहे होते हैं। तो जो पीछे फ्रंट बैकएंड पे प्रोग्रामिंग यूज करी गई होती है, उसी को सोर्स कोड बोला जाता है। बात आ रही है समझ? अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो, प्रोग्रामर्स जो लिखते हैं वही क्या होता है? सोर्स कोड होता है। जैसे कि आपके सामने कोई वेबसाइट खुली, आपने सबमिट के बटन पे क्लिक किया, तो सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही वो आपको दूसरे पेज में ले जाता है, रीडायरेक्ट करता है। तो ये जो फंक्शन हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे कुछ कोड लिखा हुआ है, और वही कोड क्या है? सोर्स कोड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स पोर्टल? इनमें से कौन सा एक ई कॉमर्स पोर्टल है? Amazon.com, Myntra.com, Snapdeal.com, या फिर ये सभी ई कॉमर्स हैं? कौन सा एक ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है? ई कॉमर्स, ई कॉमर्स पोर्टल का मतलब समझते हैं? पोर्टल का मतलब होता है दुकान, ठीक है? लेकिन कैसी दुकान? कैसी दुकान? वर्चुअल। वर्चुअल। पहले नॉर्मली फिजिकल दुकानें हुआ करती थी जिनको हम लोग शॉप बोलते हैं, लेकिन जब वर्चुअल दुकान कोई होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल। मतलब जिसे आप टच नहीं कर सकते हो, जो कि सॉफ्टवेयर फॉर्म में है, लेकिन चीजें आप यहां से भी खरीद सकते हो, और जहां से आप मल्टीपल थिंग्स खरीद सकते हो वो ई कॉमर्शियल कहलाती है। आंसर सभी के सही है, ऑल ऑफ अबव, क्योंकि आप यहां से भी परचेजिंग करते हो, यहां से भी परचेज कर सकते हो, और यहां से भी परचेज कर सकते हो। दे ऑल आर ई कॉमर्शियल पोर्टल। A ready-made format which is used commonly in all pages of website। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। जैसे कि आपकी जीमेल है, जब आप अपनी जीमेल खोलते हो तो ऐसे आपका जीमेल का पेज खुल के आता है। उस पर आपने ध्यान दिया होगा, ऐसे करके बना होता है। यहां पे लिखा होगा इनबॉक्स, यहां पे लिखा रहता है सेंड, यहां पे लिखा रहता है आर्काइव, यहां पे लिखा रहता है आउटबॉक्स, यहां पे जंक ईमेल, इस तरीके से लिखा रहता है। ऊपर आप देखोगे रीड का ऑप्शन आता है, अनरीड का ऑप्शन आता है, डिलीट का ऑप्शन आता है, फिर यहां पर पेजेस लिखे रहते हैं, 1 से 50 मेल लिखा रहता है ना ऐसे। अब समझो यहां पर आपका क्या है, बचे हुए इस जगह पर आपका लिखा हुआ है मेल, 1 2 3 4 5, ये सब आपको मेल दिखाई दे रहे हैं। मान लेते हैं आपने इस मेल पर क्लिक किया, तो जैसे ही आपने इसमें क्लिक किया तो अगला पेज जो आपके सामने खुलेगा उसमें ये वाला जो हिस्सा होगा ये बिल्कुल एज इट इज सेम रहता है, बस बदलेगा क्या? ये वाला इंटरफेस बदल जाता है। क्लियर हो रही है बात? यही आपसे यहां पर पूछ रहा है, अ रेडीमेड फॉर्मेट विच इज यूज्ड कॉमनली इन ऑल पेजेस ऑफ वेबसाइट। एक ऐसा रेडीमेड फॉर्मेट जो कि हर एक पेज में यूज किया जाता है, जो कि बदलता नहीं है। सेम आप देखते हो फेसबुक में भी होता है। फेसबुक में आपने देखा, मैं तो चलाता नहीं हूं, अब शायद लेफ्ट आता है राइट आता है नहीं पता, बट पहले कई साल पहले मैं जानता था कि उसका भी ऐसा ही रहता है। ऊपर यहां फेसबुक लिखा रहता है नीले कलर से, और यहां कहीं पिक्चर होती है और नीचे कुछ लिखा रहता है, टूल्स वगैरह कुछ होते हैं, ठीक है, और यहां पर पोस्ट होती है। तो जब आप केवल स्क्रॉल करोगे तो केवल यहीं पर चेंज होता रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है इतना। तो बात हो रही है इसी की, इस वाले हिस्से की बात हो रही है। तो इसे क्या कहते हैं? थीम कहते हैं,
टेम्पलेट कहते हैं, डेटा या फिर प्रोग्राम? क्या बात है, मैक्सिमम लोगों के आंसर सही हैं, विकास को छोड़ के। विकास इस बार लटक गए आप। टेम्पलेट इज द राइट आंसर, थीम नहीं है भाई। टेम्पलेट वाले सभी लोग सही हैं, ठीक है। टेम्पलेट यूज ही इसीलिए वेबसाइट में करी जाती है कि आप एक बार टेम्पलेट ले लीजिए, उसके बाद हमारा काम बच जाता है, लगातार वो पेस्ट होती रहती है हर एक पेज में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईमेल वॉज इन्वेंटेड इन विच ईयर? ईमेल पहली बार कौन से वर्ष में इन्वेंट हुई थी? बता सकता है कोई? 1975, 72, 88 या 90? ये इन्वेंट हुई थी 1972 में, 1972 में। और किसने इन्वेंट करी थी? रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईएसपी? आईएसपी का मतलब जानते हैं क्या है? वैसे तो मैंने आपको लिखाया था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इनमें से कौन सा एक आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है? बताइए। फेसबुक, ट्विटर, एयरटेल या फिर याहू? बहुत बढ़िया, समझ गए आप सभी लोग बात किसकी हो रही है। आईएसपी किसे बोलते हैं? आईएसपी किसे बोलते हैं? ऐसी एजेंसीज जो कि हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उन्हें आईएसपी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वोडाफोन, ये भी क्या है? आईएसपी कहलाएगा। बीएसएनएल, ये क्या हो गया? आईएसपी कहलाएगा। जियो, ये भी आईएसपी है। लेकिन फेसबुक आईएसपी नहीं है ना, ट्विटर भी नहीं है, याहू भी नहीं है। When data has to be transferred from user to website, it is known as what? मतलब जब आपके सिस्टम से किसी वेबसाइट पर आप डेटा सेंड कर रहे हो तो यह क्या कहलाएगा? अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, फ्रेगमेंटिंग या फिर डीकोडिंग? अपलोडिंग कहलाएगा ना। कुमार बिट्टू का कहना है डाउनलोडिंग। भाई कंफ्यूजन है क्या? देखो, जिसको भी कंफ्यूजन है समझिएगा। एसएससी का फॉर्म भरा होगा ना, जब आप फॉर्म भरते हो तो उसमें अपनी फोटो और साइन अपलोड करते हो ना, तो फोटो और साइन ये कहां से कहां पर जा रहे हैं? आपके कंप्यूटर से एसएससी के सर्वर पे जा रहे हैं, उनकी वेबसाइट से होते हुए। तो ये क्या हुआ? आपके सिस्टम से जब वेबसाइट पे जाएगा, दिस इज कॉल्ड अपलोडिंग। और अब आने वाला है एडमिट कार्ड, आ चुका है, ठीक है। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हो, मतलब इस वेबसाइट से अपने सिस्टम पे डेटा ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड डाउनलोडिंग, ठीक है। तो अगर आप वेबसाइट पे डेटा भेज रहे हो, अपलोडिंग, वेबसाइट से डेटा अपनी डिवाइस पे ले रहे हो, डाउनलोडिंग। यहां पर बात हो रही है अपलोडिंग की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म? इनमें से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है? सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म उन्हें बोलते हैं जहां पर आप कोई भी चीज पोस्ट करते हो और लोग पूरे तरीके से फ्री होते हैं उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए। आप सोशल मीडिया पे जाके ये नहीं बोल सकते किसी को कि अरे तुमने मेरी पोस्ट पे ये कमेंट कैसे किया, ये कैसे किया। अरे तो तुमने पोस्ट ही क्यों किया? उसका नाम ही सोशल मीडिया इसलिए है। तुम गए क्यों वहां पे? उसका नाम ही सोशल मीडिया इसलिए है क्योंकि तुम सोशल होने गए थे। और सोशल होने का मतलब ही यही है कि आप वहां पर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो प्रतिक्रिया दें। कुछ लोग ट्विटर बोल रहे हैं, देख लेते हैं। देखिए, याहू तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ईमेल क्लाइंट है या फिर सर्च इंजन भी है। व्हाट्सएप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो है नहीं, इसमें आप पर्सनल चैट करते हो ना। नेक्स्ट है ट्विटर, ट्विटर है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और जीमेल ईमेल क्लाइंट है, तो हमारा आंसर ट्विटर है। फेसबुक भी क्या है? फेसबुक क्या है? सोशल मीडिया। यूट्यूब बताइए, यूट्यूब क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? यूट्यूब क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? बताइए। इज यूट्यूब एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्क? एनी आइडिया? बिल्कुल सही, यस, यूट्यूब है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है।
मैंने वही परिभाषा बताई ना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपनी पोस्ट डालते हो और लोग स्वतंत्र होते हैं उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए। यूट्यूब भी सेम है, आप अपना कंटेंट डालते हो, लोग फ्री होते हैं आपके कंटेंट पे कमेंट करने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए, लाइक और डिसलाइक करने के लिए। नेक्स्ट है, विच वन इज हाईली प्रोटेक्टेड वेब ब्राउजर। हाईली प्रोटेक्टेड वेब ब्राउजर कौन सा है? तो देखिए, हाईली प्रोटेक्टेड जो वेब ब्राउजर है आज तक का, ये माना जा रहा है किसे? मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा या फिर गूगल क्रोम, दैट इज गूगल क्रोम। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, बैंकिंग सिस्टम इनमें से किस पर बेस्ड होता है? इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट या फिर नन ऑफ अबव? बैंकिंग सिस्टम इनमें से किस पर बेस्ड होता है? इंटरनेट पर बेस्ड होता है क्या? अगर इंटरनेट पर बेस्ड होगा ना तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पाएगा, और जितने ट्रांजैक्शन होंगे वो सब हैक हो जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट पर हैकर्स मौजूद रहते हैं। इस वजह से, क्योंकि बैंकों की इंफॉर्मेशन बहुत वाइटल होती है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लीक नहीं होनी चाहिए, इस वजह से ये अलग से क्षेत्र बनाया जाता है, प्रोटेक्टेड नेटवर्क होता है। बात आ गई समझ? तो बैंकिंग सिस्टम किस पर काम करता है? ये इंट्रानेट पर काम करता है। इंट्रानेट आपको पता है नेटवर्क कैसा होता है? एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं केवल वही इस नेटवर्क को यूज कर पाएंगे, कोई भी आउटसाइडर इसको यूज नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब मान लेते हैं कि ये एसबीआई की नोएडा वाली ब्रांच है, ये गुड़गांव वाली ब्रांच है, ये गाजियाबाद वाली ब्रांच है, ये दिल्ली वाली ब्रांच है। अब मुझे एक बात बताइए, दिल्ली की ब्रांच में जो क्लर्क होगा एसबीआई की तरफ से या एसबीआई का स्टाफ होगा, वो नोएडा ब्रांच के किसी कस्टमर का अकाउंट देख सकता है कि नहीं देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है। दिल्ली ब्रांच का कोई भी मेंबर गाजियाबाद वाले ब्रांच के किसी कस्टमर का अकाउंट डिटेल देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है, क्योंकि ये सारे अंदर ही इस नेटवर्क के रजिस्टर्ड मेंबर हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं ये है बैंक ऑफ बड़ौदा, अब बैंक ऑफ बड़ौदा की नोएडा वाली ब्रांच है, तो नोएडा वाली ब्रांच का बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई मेंबर क्या एसबीआई की नोएडा वाली ब्रांच के कस्टमर का अकाउंट देख सकता है? नहीं। इस केस में ये क्या हो गए? इस नेटवर्क के लिए ये आउटसाइडर हो गए। क्या हो गए? आउटसाइडर। और इंट्रानेट के अंदर आउटसाइडर अलाउड नहीं होते हैं। बात आ गई समझ? क्लियर है? बट हां, एक टाइम होता है, हर एक सर्टेन टाइम में इंट्रानेट को भी डिस्क्लोज होकर इंटरनेट के ऊपर आना होता है, लेकिन ये ऑल द टाइम नहीं रहता है। और ये बैंकों की एल्गोरिदम्स बदलती रहती हैं ये टाइम, क्योंकि किसी को अगर ये टाइम पता लग जाएगा, एग्जैक्ट टाइम, क्या इस बार ट्रांजैक्शन का टाइम क्या होगा, तो हैकर्स तो वैसे ही घात लगा के बैठे रहते हैं, जैसे ही इंटरनेट पे आएंगे उन ट्रांजैक्शन को वैसे ही हैक कर लेंगे। तभी आपने देखा होगा होता क्या है कि मान लो सुबह 10 बजे बैंक खुली, तो आपने पैसा जमा किया, तो वो कुछ समय लेता है। समय इसलिए लेता है कि हर 30 से 40 मिनट में ये जो इनका सर्वर होता है ये ओवर देयर इंटरनेट जाता है, और तभी जाकर आपके अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होता है। बात आ रही है समझ? तो जैसे मान लो कि 10 बजे से जो पैसा जमा हुआ 10:30 तक, 10:30 तक, इस बीच के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सब अभी इंट्रानेट के अंदर ही है। बात आ रही है समझ? अब एग्जाम्पल के तौर पर आपने पैसा जमा किया इस ब्रांच में जाके, और बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी ब्रांच में पैसा जाना है वो, तो वो कब जा पाएगा? जब वो ओवर देयर इंटरनेट आएगा तभी तो जा पाएगा ना। तो ये क्या करता है? ट्रांजैक्शन का बंच कलेक्ट कर लेता है, और हर 30 से 40 मिनट में करीब करीब एल्गोरिदम्स चलती हैं, इंटरनेट पे जाके उन्हें सेटल करके वापस क्लोज कर लेती हैं इस नेटवर्क को। बात आई समझ? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? बाकी 3 आउटपुट डिवाइस होंगी या और कुछ होंगी? इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है आपसे पूछा गया है? प्रोजेक्टर, स्कैनर, मॉनिटर या फिर डीवीडी? विकास का कहना है डीवीडी। पगला हो क्या एकदम? प्रणय का भी कहना है डीवीडी।
बल्कि संदीप का आंसर सही है, और भी लोग जो कि स्कैनर बोल रहे हैं उनका आंसर सही है। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। वो सोच रहा है डीवीडी अंदर चली जाती तो वो इनपुट है। डीवीडी ना इनपुट है ना आउटपुट है। प्रोजेक्टर क्या है, ये आपको क्या कर रहा है, ये आपको इल्यूजन दिखा रहा है ना, प्रोजेक्ट कर रहा है ना चीजों को, मतलब आउटपुट दे रहा है ना, तो ये आउटपुट डिवाइस हुई ना। मॉनिटर क्या है, ये भी आपको आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है ना स्क्रीन पे, तो ये भी क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस है। और डीवीडी क्या है, ये स्टोरेज डिवाइस है बेटा, स्टोरेज डिवाइस, ना इनपुट है ना आउटपुट है, स्टोरेज डिवाइस है, इसमें डेटा स्टोर होता है। और डीवीडी में कितना डेटा स्टोरेज होता है, तो इसकी स्टोरेज होती है 4.6 GB, माफी चाहता हूं 4.7 GB स्टोरेज होती है। नेक्स्ट, ये कौन सी डिवाइस है जो कि बैंकों में चेक्स को रीड करने के लिए यूज करी जाती है। बैंकों में चेक्स को रीड करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करी जाती है। बार कोड रीडर बोलते हैं इसे, OMR बोलते हैं, MICR बोलते हैं, या फिर QR कोड रीडर बोलते हैं। VGM का सबसे पहले और सटीक आंसर, इसको बोलते हैं MICR। MICR का फुल फॉर्म लिखाया हुआ है मैंने, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। बार कोड रीडर कहां होता है यूज, मॉल्स वगैरह में जाते हो तो मॉल में जब आप बिलिंग कराते हो तो आपने देखा होगा उसके हाथ में एक मशीन होती है जो कि प्रोडक्ट के बार कोड को स्कैन करता है, और जैसे ही स्कैन करता है उधर सिस्टम पे उसकी डिटेल आने लगती है, जुड़ता जाता है पूरा बिल में। दैट इज कॉल्ड बार कोड रीडर। ठीक है। बार कोड आपके ये लाइनें होती हैं, गाढ़ी और पतली लाइनें होती हैं हर एक प्रोडक्ट में, आप देखोगे पीछे। नेक्स्ट है, उसमें प्रोडक्ट की डिटेल होती है। नेक्स्ट है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR क्या होता है, जब ऑफलाइन पेपर होते थे तब आपने देखा होगा गोला भरते थे, 4 में से 1 सही, कौन सा गोला भरोगे, तो ये शीट चेक होती है किससे, ऑप्टिकल मार्क रीडर से। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जब आप कोई भी चेक देखते हो तो चेक में आपने देखा होगा नीचे चेक का नंबर लिखा रहता है, सपोज 11028 ये लिखा हुआ है, तो ये चेक का नंबर है। अब ये नंबर की खास बात ये होती है कि ये स्पेशल इंक से लिखा होता है नंबर, आप उसे छू के देखोगे तो हाथों में उभरा हुआ आपको समझ आएगा। तो ये जो MICR है ना, ये इसी इंक को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, और इसी से पता लग जाता है कि चेक ओरिजिनल है या जाली चेक है। QR कोड रीडर तो आपके पास ही होगा, आप लोग पेमेंट एग्रीगेटर यूज कर रहे होगे, जीपे और पेटीएम, फोन पे, ये सब यूज कर रहे हो ना, उसमें जो आपके फोन में है वो QR कोड ही तो रीडर है, QR कोड को स्कैन कर लेता है। ये कौन सा प्रिंटर है जो कि इंडियन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में यूज किया जाता है। कौन सा प्रिंटर है जो कि हमारे भारतीय रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में यूज हो रहा है। डेजी व्हील प्रिंटर, इंकजेट, लेजर प्रिंटर, या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बताइए। मीनाक्षी का कहना है डेजी व्हील, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है आपका जवाब सही नहीं है। 3 लाख रुपए हार चुकी हैं आप। ये कौन है भाई? प्रीति का आंसर सही है और संदीप का भी सही है, चेतना का भी सही आंसर है। डॉट मैट्रिक्स वाले सभी लोग सही हैं, डॉट मैट्रिक्स। ठीक है। अगर आप रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में गए हैं, वैसे लड़के तो जितने हैं सब जरूर गए होंगे, लड़कियां हो सकता है ना गई हो कई बार। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, आपने देखा होगा रेलवे का जो टिकट निकलता है, ओके, वो बड़ी शिद्दतों से निकलता है, बड़ी मिन्नतों से निकलता है। होता इतना बड़ा टिकट है, लेकिन कैसे निकलेगा, लाइन दर लाइन प्रिंट होता है, किंग 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 करके निकलता रहता है धीमे धीमे। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो ये कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो लाइन वाइज प्रिंटिंग करते हैं, इसीलिए वो धीमे धीमे बाहर आता है किंग 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 करते हुए। लेकिन आपके घर में जो लेजर प्रिंटर होगा, वो आप देखोगे इससे कहीं बड़ा पेज एक ही बार में निकाल देता है, तेजी के साथ प्रिंट कर देता है। डॉट मैट्रिक्स इनको इसलिए बोला जाता है
क्योंकि ये डॉट की फॉर्म में प्रिंटिंग करते हैं। आपके घर में जो लेजर प्रिंटर होगा या इंटरनेट कैफे में जाते हो उसमें डॉट की फॉर्म में नहीं, सिंपल ए लिखा है, बी लिखा है, लेकिन यहां पर कैसे लिखा रहता है रेलवे टिकट में? ऐसे, ऐसे लिखा रहता है ए डॉट की फॉर्म में। 5 लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा, ऐसा लिखा रहता है ना, तो ये डॉट्स की फॉर्म में ही प्रिंट करता है। अब ऐसा है क्यों? कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत स्लो है, डॉट की फॉर्म में भी प्रिंट कर रहा है, फिर भी आज इतने आगे हम लोग बढ़ गए जमाने में, स्टिल रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में इसी का क्यों यूज हो रहा है? उसका कारण है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है। बात आ गई समझ? इसकी जो इंक है वो कॉस्टली नहीं है, बहुत सस्ती इंक आती है। इन प्रिंटर में लागत भी बहुत सस्ती आती है, लेकिन ये कॉस्टली प्रिंटर्स है, इनकी इंक ही बहुत महंगी आती है। अब आप समझ लीजिए कि अंदाजा लगाइए पूरे भारत में हर एक सेकंड कितने रेलवे रिजर्वेशन हो रहे होंगे। रिजर्वेशन की तो बात ही छोड़ दो, आप खुला टिकट भी सोचो, हर एक सेकंड, जैसे मतलब अभी एक सेकंड निकला, हर एक सेकंड में हजारों टिकट प्रिंट हो रहे हैं। और अगर मैं कह रहा हूं 1000 टिकट भी पूरे भारत में प्रिंट हुए हर एक सेकंड, और एक टिकट में 0.10 पैसा भी अगर बच रहा है, तो आप सोचो इंडियन रेलवे को कितना फायदा हो रहा है इससे। और अगर इसके विपरीत ये चलाने लगे तो कितना नुकसान हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि बल्क में प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग, नंबर ऑफ प्रिंटिंग बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसका यूज हो रहा है। और रही बात टाइम की, तो भारतीय रेलवे तो वैसे ही लेट चलती है, इस वजह से हमारे देश में चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाहर जाओगे, आप लंदन वगैरह जाओगे, पेरिस जाओगे, किसी और दूसरे देश में जाओगे, वहां पे आप देखोगे इन प्रिंटर्स का यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके यहां पर ट्रेन का मतलब है अगर 10:02 पे ट्रेन जानी है तो 2 से तीसरा मिनट नहीं होगा, और 10:01 पे भी नहीं जाएगी। 10:02 का मतलब 2 मिनट पे ही जाएगी। हमारे देश में ऐसा नहीं है, इस वजह से कॉस्ट इफेक्टिव प्रिंटर यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट, शेयरिट, पेटीएम और व्हाट्सएप, ये सब जो हैं एप्लीकेशन, दे आर बेस्ड ऑन विच काइंड ऑफ डेटा शेयरिंग सिस्टम? ये किस तरीके के डेटा शेयरिंग सिस्टम पर बेस्ड है? ये देखिए WT की बात कर रहे हैं, चार्ली का चैपलिन। बेटा जिस दिन फंसोगे ना, मत करना, थोड़े पैसे बचाने के लिए भले ही खुला टिकट ले लो, खुला टिकट लेके भले ही रिक्वेस्ट कर लो, WT मत चलना। मैं एक ही बार चला था जब मैं स्टूडेंट था WT, बहुत बाल बचा था। उस दिन से मैंने कान पकड़ लिए थे कि करियर खराब हो जाए, उससे बेहतर है कि थोड़े पैसे खर्च करके खुला टिकट ही ले लो। ऐसे छात्र जीवन में ऐसा होता रहता है, अपने ही आप अकल आती है धीमे धीमे। QR कोड शेयरिंग, बट कुछ लोग तो D बोल रहे हैं, बोथ 1 and 2। चलिए देखते हैं। शेयरिट, पेटीएम, व्हाट्सएप, ये सब एप्लीकेशन किस तरीके का डेटा शेयरिंग यूज करते हैं? व्हाट्सएप में अगर आपको डेटा शेयर करना है तो QR कोड की मदद से करोगे, बार कोड की मदद से, रिस्पॉन्ड कोड की मदद से। तो आपने देखा है व्हाट्सएप में QR कोड का ऑप्शन आता है, नहीं देखा है तो सेटिंग में जाइएगा, वहां पे आपको दिख जाएगा QR कोड का ऑप्शन आता है स्कैन का। व्हाट्सएप, पेटीएम, इसमें भी QR कोड ही आप यूज कर रहे हो, बार कोड तो यूज नहीं कर रहे हो ना। पेटीएम में कभी ऐसा होता है कि आप बार कोड से उसको रीड कर लो? नहीं कर सकते, केवल QR कोड ही कर सकते हो। और शेयरिट, ये भी आप QR कोड ही कर सकते हो। QR कोड इज द राइट आंसर। 1 and 2 क्यों बोल रहे थे भाई? 1 and 2 क्यों बोल रहे थे? बिल्कुल सही चार्ली, बार कोड कहां से आ गया भाई? 1 and 2 नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ DVD? अभी हम लोगों ने बात करी थी, इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क 4.7 GB इसका स्टोरेज होता है। विच वन इज द राइट सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी? मतलब छोटे से बड़े की तरफ आपको बताना है किसका सबसे कम स्टोरेज है, फिर उससे ज्यादा उसका स्टोरेज है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो स्टोरेज किसका कम से ज्यादा की तरफ क्रम आपको बताना है।
आराम से पढ़ लो फिर बता दो। यहां पर 4 वर्ड यूज किए गए हैं, CD, DVD, HVD, BRD। प्रीति का आंसर आ चुका है, 4th वन बोल रही है, CD, DVD, BRD, HVD। और कोई है प्रीति के अलावा जो इन्हें करेक्ट कर सके? इमैनुअल मैक्रोन भी है, क्या बात है, फ्रांस के राष्ट्रपति भी आज क्लास में हैं हमारे। इस बार 26 जनवरी को ये आए थे रिपब्लिक डे की परेड में। मैंने सोचा नहीं था कि ये क्लास अटेंड करने भी आएंगे कंप्यूटर की। कुछ लोग 3 बोल रहे हैं, कुछ लोग 4 बोल रहे हैं, देख लेते हैं भाई। CD स्टोरेज कितना होता है, कोई बता सकता है? CD का स्टोरेज 750 MB होता है, ठीक है। DVD का स्टोरेज 4.7 GB होता है। इसके बाद BRD का स्टोरेज 50 से लेकर 100 GB तक अवेलेबल होती है मार्केट में। HVD जिसको बोलते हैं होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, इनका स्टोरेज 6 TB टेराबाइट तक होता है। तो आप देख लो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, CD, DVD, BRD, HVD। आंसर क्या हो गया हमारा? प्रीति का आंसर सही था, CD, DVD, BRD, HVD। 4th जो लोग बोल रहे थे उन्हीं का आंसर सही है। क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं किसी को? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, विच वन इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रिंटर? सबसे ज्यादा तादाद में कौन से प्रिंटर यूज किए जाते हैं? मोस्ट फ्रीक्वेंटली मैक्सिमम जगहों में आप इन प्रिंटर्स को देखोगे, इजीली अवेलेबल रहते हैं एंड इजी टू ऑपरेट भी होते हैं, और प्रिंटिंग क्वालिटी भी इनकी अच्छी होती है। डॉट मैट्रिक्स नहीं, ये इजी टू ऑपरेट नहीं है और अब आमतौर पर यूज भी नहीं हो रहा है। इंकजेट भी नहीं होते हैं, प्लॉटर भी नहीं होते हैं। लेजर प्रिंटर इज द राइट आंसर। हमारे घरों में, ऑफिसेज में, हर जगह पर आप लेजर प्रिंटर ही देखोगे। खास बात यह है कि देखो कॉस्टली तो होते हैं, इसमें कॉस्ट आती है, ठीक है, लेकिन इजी टू ऑपरेट है। साथ में खास बात एक और है इसकी, ये पोर्टेबल है, हाथ से उठा के आप कहीं पर भी ले जा सकते हो आराम से, कॉम्पैक्ट होते हैं साइज में, और इनकी स्पीड भी अच्छी होती है। इस वजह से इसी का यूज आमतौर पर किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर्स का यूज प्लास्टिक में किया जाता है, प्लास्टिक में प्रिंटिंग करने के लिए। बिस्किट का पैकेट है, उसके ऊपर पार्ले जी के बिस्किट के ऊपर एक बउआ बना रहता है ना, वो किससे प्रिंटेड है? वो इंकजेट से ही प्रिंटेड है। आपके पास ATM कार्ड होगा, उसमें आपके बैंक का सिंबल बना होगा, बैंक का नाम लिखा होगा, कोई कलर छपे होंगे, वो सब भी इंकजेट से ही प्रिंटेड है। प्लॉटर कहां पर यूज किए जाते हैं? ये कॉमर्शियल पर्पज से यूज किए जाते हैं। आप अपने क्षेत्र में आसपास देखेंगे तो विधायक जी खड़े होंगे ऐसे करके। दीपावली और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो वो जो फ्लैक्स है ना बड़ा सा, वो जो बैनर है, पोस्टर है, वो प्लॉटर से ही प्रिंटेड है। कहीं पर विराट कोहली, अनुष्का शर्मा दिख गए, मान्यवर का ऐड दिख गया, वो किससे प्रिंटेड है? प्लॉटर से ही प्रिंटेड है। मूवी देखने जा रहे हो, मूवी का जो बड़ा पोस्टर लगा रहता है 70 mm का, वो भी प्लॉटर से ही प्रिंटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन इज मोस्ट कॉस्टली एंड हाई क्वालिटी प्रिंटर? सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी प्रिंटर कौन से होते हैं? दिस इज प्लॉटर। कॉमर्शियल पर्पज से इनका यूज किया जाता है। प्लॉटर सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी भी होते हैं और इसी वजह से इनकी कॉस्ट भी बहुत होती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर? इसमें से इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल कौन सा है? 2 तरीके के मेन प्रिंटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरे होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इंपैक्ट प्रिंटर जो कि पुराने प्रिंटर की कैटेगरी होती थी। खास बात इनकी क्या होती है? ये नॉइजी होते हैं, शोर बहुत होता है इनमें जब ये प्रिंटिंग करते हैं। दूसरी चीज, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ये अच्छी बात होती है, सस्ते होते हैं, लेकिन स्लो भी होते हैं, ये स्लो प्रिंटिंग करते हैं। नॉन इंपैक्ट जो होते हैं ये स्मूथ एंड साइलेंट होते हैं, साथ में यहाँ पर ये कॉस्टली हो जाते हैं, महंगे होते हैं ये। और तीसरी चीज़, स्पीड होती है इनमें, ये स्लो नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन इंपैक्ट में कौन कौन से आ जाते हैं? लेज़र आपका नॉन इंपैक्ट है, प्लॉटर भी आपका नॉन इंपैक्ट है, इंकजेट प्रिंटर भी आपका नॉन इंपैक्ट है,
लेकिन अगर बात करी जाए इम्पैक्ट की तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें आपका डेजी व्हील प्रिंटर आ जाते हैं और इंकजेट नहीं, डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप खुद ही देख लो, आपसे पूछा है इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इम्पैक्ट इसमें डॉट मैट्रिक्स है। सॉर्टेड है, डन है। नेक्स्ट, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस? कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है? HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, या फिर मैग्नेटिक टेप? मैग्नेटिक टेप पता है किसको बोलते हैं? अरे पुराने जमाने में कैसेट आते थे ना, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखे हैं कि नहीं देखे हैं, ऐसे नीचे रील होती थी इसमें और ऐसे 2 चक्के लगे रहते थे और इसी में रील लिपटी होती थी, तो ये इधर से घूमते हुए इसकी तरफ जाती थी, फिर इधर से प्ले करोगे तो उधर आ जाती थी। तो ये आपके होते थे मैग्नेटिक टेप, जिनको कैसेट भी बोलते हो। फिलहाल आपको बताना है, यहां पर आपसे पूछा है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। एक होती है नॉर्मल स्टोरेज डिवाइस, दूसरी होती है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल जिस भी डिवाइस के आगे लग जाए तो आप समझना वो डिवाइस लेजर बीम के ऊपर काम कर रही है। हार्ड डिस्क ड्राइव लेजर बीम के ऊपर काम नहीं करती है, पेन ड्राइव भी किसी लेजर बीम पे काम नहीं करती है, और कैसेट भी किसी लेजर बीम पे काम नहीं करता है। ये CD ही है। तो कुछ लोगों ने आंसर बिल्कुल सटीक दिया है, जो लोग CD बोल रहे थे। मीनाक्षी का आंसर सही है, मनन का भी सही है। बचपन में चार्ली का चैपलिन इसी से खेलते थे, मैं भी इसी से खूब खेलता था। नेक्स्ट, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस? सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस वो होती हैं जिसमें आप एक से दूसरी लोकेशन पे सीक्वेंस में ही एक्सेस कर पाओगे। वैसे इसका सही आंसर है कैसेट, मैग्नेटिक टेप। जब आप इससे खेलते होंगे, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगर 10 गाने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे अगर 10 गाने हैं, तो अगर आपको 5वें नंबर के गाने तक पहुंचना है तो आप उसे दबा के रखते थे, एकदम बटन दबा के, की रील आगे घूम रही, फिर आपने बटन से हाथ हटाया तो आप देखते थे, तो जैसे ही आपने बटन से हाथ हटाया गाना बज रहा है, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, नहीं अभी मतलब 3रे नंबर पे आए हैं, फिर से दबा दिया, की तुरंत हटाया, लगने लग गई रे तुझसे मेरी लगन, मतलब समझ गए 5वें पे आ गए, यही वाला गाना सुनना था। मतलब अगर आपको 5वें गाने तक जाना है तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 से होकर ही जाना होगा, आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते थे। बट इसके कंपैरिजन में रैंडम एक्सेस डिवाइस होती हैं जो कि आज की डेट में चलती हैं, जैसे कि DVD रैंडम एक्सेस है, 100 गाने 1000 गाने भी हैं, आपको डायरेक्ट 1000 वाले पे जाना है, सीधे क्लिक कर दीजिए। पेन ड्राइव में भी यही है, किसी भी फोल्डर को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, हार्ड डिस्क में भी यही है। क्लियर है? ठीक है। हाँ, मजा तो बहुत आता था, मौज बहुत आती थी उसमें। क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते थे? वॉकमैन बोलते थे। हाँ, तो वॉकमैन के अंदर लगा के ए साइड, उसमें भी होता था A साइड और B साइड। हाँ, तो B साइड में कुछ गाने होते थे, A साइड में कुछ गाने होते थे। विच वन इज अ पोर्टेबल कंप्यूटर? पोर्टेबल कंप्यूटर, पोर्टेबल का मतलब यह है कि एक से दूसरी जगह आसानी से आप ले जा सकते हो। जैसे सुपर कंप्यूटर को नहीं ले जा सकते भाई, बहुत बड़ा होता है। मेन फ्रेम को भी नहीं ले जा सकते, एक कमरे के बराबर होता है ये। माइक्रो कंप्यूटर या फिर नोटबुक PC, माइक्रो को भी नहीं ले जा सकते हो आप। दिस इज नोटबुक PC पोर्टेबल, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, माउस इज विच काइंड ऑफ डिवाइस? माउस इनपुट डिवाइस है, इसमें इतना क्या सोचना, क्योंकि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए माउस का यूज करते हैं ना। जैसे आप क्लिक करते हो तो आप एक तरीके से प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ना, तो ये इनपुट डिवाइस है। ओहो ओहो ओहो, ये क्वेश्चन अभी गलत हो सकता था। इनपुट डिवाइस या ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस? इनपुट या ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस? तो अगर ऑप्टिकल इनपुट लिखा है तो हम ऑप्टिकल इनपुट के साथ ही जाएंगे, क्योंकि पहले जो माउस आते थे, शायद कुछ लोगों ने आप में से देखा हो, उसे एक्सपीरियंस किया हो, जब मैं पढ़ता था तो उस टाइम पे थे, पहले जो माउस आते थे उनमें नीचे ट्रैक बॉल लगी होती थी।
एक छोटी सी गेंद होती थी, वो नॉर्मल माउस होते थे। तो जब आप माउस को ऑपरेट करते थे, ये गेंद ऐसे घूमती थी सरफेस पे, ऐसे माउस आप कर रहे हो, ये गेंद घूमेगी। लेकिन आज की डेट में जो माउस आते हैं उसमें ट्रैक बॉल नहीं होती है, उसमें नीचे लेजर बीम लगी होती है। तो आज वाले जो माउस आ रहे हैं, अब ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस हैं। क्लियर हुई ना बात? वही मैंने कहा ना कि जहां पर भी ऑप्टिकल वर्ड आ जाए, मतलब ये डिवाइस लेजर बीम से ऑपरेट हो रही होगी। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मॉनिटर इज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव? कॉस्टली नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब सबसे सस्ते पड़ते हैं। सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी आए, फिर एलईडी आए, आज की डेट में टीएफटी आए हैं। कॉस्ट इफेक्टिव कौन से हैं? कॉस्ट इफेक्टिव एलईडी हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड की खास बात यह है, ये मार्केट में आए ही इस कॉन्सेप्ट पे थे कि ये लेजर बीम पे काम करते हैं, और इसी वजह से जो इसमें बिजली का बिल आता है ये बहुत कम आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के मामले में सबसे कम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो एलईडी मार्केट में आए ही इसी प्रोसेस से थे, और एलसीडी आए थे अपनी क्लैरिटी की वजह से, और टीएफटी आज की डेट में जो चल रहे हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जो कि आपके बिल्कुल पतली थिन फिल्म होती है, और साथ में इनकी खास बात क्या है, ये ऐसे आ रहे हैं, मतलब वो थिएटर वाला आपको फील देते हैं, हल्के से टिल्ट होते हैं ऐसे कि आप कमरे में किसी भी लोकेशन में बैठे हो, हर जगह से आपको क्लियर दिखाई देगा। विच वन इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंप्यूटर? इनमें से सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है? नोटबुक पीसी, टैब कंप्यूटर, सरफेस कंप्यूटर, या फिर सुपर कंप्यूटर? सुपर तो नई नहीं है, टैब कंप्यूटर भी नए नहीं है, सरफेस या फिर नोटबुक? बताइए। आपके मॉनिटर को क्या बोलते हैं? अच्छा, इसकी बात कर रहे हो जिसपे मैं लिख रहा हूं, हाँ, इसे टच स्क्रीन बोलते हैं। ये टच स्क्रीन मॉनिटर है, जो कि एक तरीके से आपके एटीएम में भी यूज होते हैं टच स्क्रीन मॉनिटर्स। कुणाल सिंह का आंसर सही है, कुणाल सिंह का आंसर सही है, सरफेस कंप्यूटर। सरफेस कंप्यूटर कई लोगों को पता ही नहीं होगा, बट मैं याद दिलाता हूं, आपको याद आ जाएगा। क्रिश मूवी देखी है ना? क्रिश मूवी में आपने देखा होगा, मां मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है, या मैं आ रहा हूं इसको डिस्ट्रॉय करके। वो जो आप देखते हो ना, वो जो आपको हवा में दिखाई दे रहा होता है, इल्यूजन, दैट इज कॉल्ड सरफेस कंप्यूटर। क्या ऐसे कंप्यूटर होते हैं? जी हां, होते हैं। आईआईटीज में ऐसे कंप्यूटर हैं। भारत में आईआईटी बॉम्बे में सरफेस कंप्यूटर है, सारे आईआईटीज में नहीं है। इसके अलावा डीआरडीओ जैसे संस्थानों के पास भी सरफेस कंप्यूटर हैं आज की डेट में। हाँ, बट हाँ, इजी टू एक्सेस नहीं है, क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत होती है, और साथ में ये पर्सनल पर्पस से यूज करने लायक भी नहीं होते हैं। कॉमर्शियल पर्पस से ही आप इन्हें यूज कर सकते हो। तो आज की बात यहीं तक रहेगी, कल फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और बहुत सारी चीजें आपको कंप्यूटर में क्लियर हो गई होंगी। सर, याहू सर्च इंजन है या नहीं है? बिल्कुल है, याहू सर्च इंजन भी है। याहू ने इवन शुरुआत ही अपनी सर्च इंजन से करी थी, और साथ में फिर उन्होंने याहू के ही नाम से अपना ईमेल क्लाइंट भी लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो याहू सर्च इंजन भी है, और आपका क्या बोलते हैं, ईमेल क्लाइंट भी है। बट गूगल ने अपना ईमेल क्लाइंट अलग नाम से लॉन्च किया, इन्होंने इसका नाम जीमेल रख दिया। और वैसे जो याहू है ना, याहू ने भी जो अपना ईमेल क्लाइंट लॉन्च किया है, उसे याहू मेल बोला जाता है। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके, इतना हंगामा क्यों मचा रखा है भाई? हजारों लोग फायदा ले चुके हैं, आप कब लोगे इसका फायदा? जब एग्जाम निकल जाएगा तब। किताब लॉन्च तो कर चुका हूं मैं आपके लिए स्टैटिक जीके की। ये वो किताब है जिसमें मैंने 81 से ज्यादा स्टैटिक जीके के टॉपिक कवर किए हुए हैं। इतना ही नहीं, 3500 करीब टीसीएस पैटर्न पर आधारित पिछले 5 सालों के स्टैटिक जीके के पीवाईक्यूज भी दिए हुए हैं। टेबल की फॉर्मेट में मैंने सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं पिछले 3 सालों की मेहनत लगाकर, और जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्यूशन के साथ
दिए हुए हैं। Amazon पे जाकर एक बार रिव्यू देखिए लोगों के, जिन लोगों ने इस किताब का फायदा लिया है। आज ही Amazon से ये किताब आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। एग्जाम कोई भी हो, स्टैटिक जीके के लिए रामबाण है किताब। हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों में मैंने इसे लॉन्च किया हुआ है। अपने हिसाब से किसी भी आप राज्य में रहने वाले हो, आप ऑर्डर करके आज ही अपने घर मंगा सकते हैं। किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब देर नहीं करनी है, स्टैटिक जीके में नैया पार लगाए। खैर चलिए, सफर आगे बढ़ेगा। पहले क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। उसी के बाद कल हम लोगों ने 35 क्वेश्चन किए थे, आज 36वां क्वेश्चन है। आपको मैं हिंदी में पहले मतलब समझा देता हूं, उसी तरीके से आराम से टेंशन फ्री रहिए। सारा मतलब मैं समझाऊंगा, फिर आप आंसर करना। देखिए, इसमें आपसे यह बोल रहा है कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होती है प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर। इसको क्या कहा जाता है? कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी पैकिंग के ऊपर इनक्रिप्टेड फॉर्म में उसकी जानकारी जो स्टोर होती है, वो किस फॉर्मेट में होती है? क्यूआर कोड के फॉर्मेट में, बार कोड में, बाइनरी कोड में, या फिर इन सभी फॉर्मेट में होती है? बताइए, एनी आइडिया? ये कौन है भाई? कुमार बिट्टू का कहना है ऑल ऑफ अबव। अच्छा चलो, क्यूआर कोड तो एक बार मान भी लिया भाई, बाइनरी कोड तुम्हें कहां से दिख गया? आज तक कोई प्रोडक्ट ऐसा देखे हो जिसमें बाइनरी कोड की फॉर्म में हो? 011010110 ऐसे देखा है क्या? नहीं होती है भाई, बाइनरी कोड में नहीं होती है। ठीक है, ये बार कोड की फॉर्म में होती है। ठीक है, आप हमेशा देखोगे प्रोडक्ट के पीछे लाइनें ऐसे होती है ना, गाढ़ी और हल्की लाइनें। जी हाँ, बार कोड इज द राइट आंसर। और इसको पढ़ने वाली जो मशीन होती है उसे क्या कहा जाता है? बीसीआर, बार कोड रीडर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है ये कौन सा प्रिंटर का प्रकार है जो कि एटीएम मशीन में यूज किया जाता है रिसीप्ट को प्रिंट करने के लिए? आप एटीएम मशीन गए होगे, आपने देखा होगा उससे एक रिसीट निकलती है। ओके, तो मशीन के अंदर कोई प्रिंटर तो होगा ना, तो कौन सा प्रिंटर होता है? डॉट मैट्रिक्स, लेजर प्रिंटर, थर्मल, या फिर इंकजेट? ये कौन सा प्रिंटर है जो कि एटीएम मशीन के अंदर होता है और रिसीट निकालने का काम करता है? बताओ, आप ही से आंसर लूंगा। चार्ली का चैपलिन आंसर करिए। पीयूष, अरूप, देखिए, चार्ली का आंसर सही है, पार्थ का भी आंसर सही है। इंक्रिप्शन का मतलब यह होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ABC लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो ये एक आम भाषा है। बात आ रही है समझ? आम भाषा है, और कोई भी भाषा ऐसे हो सकती है। ये अंग्रेजी है, ठीक है, हमें पता है, लेकिन इसको अगर इनक्रिप्ट करना है तो इनक्रिप्ट करने का मतलब ये एक ऐसी लैंग्वेज में हो जाएगा जिसे आमतौर पर लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी? ये सिक्योर्ड फॉर्म में हो जाएगी। हो सकता है ये आपको ऐसे दिखाई देने लगे, ऐसे करके आपको दिखाई देने लगे, ठीक है, ऐसे। बात आ गई समझ? तो आप इसे अब नहीं पढ़ सकते, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में चली गई। और डिक्रिप्ट होगी तो डिक्रिप्शन का मतलब ये फिर से वापस से उसी फॉर्मेट में आ जाएगी। यूजर जो होता है वो हमेशा डिक्रिप्टेड फॉर्म को ही पढ़ पाता है, और एनक्रिप्टेड फॉर्म को कौन पढ़ता है? कंप्यूटर पढ़ता है। इसको केवल मशीन ही पढ़ सकती है। बात आ गई समझ? फिलहाल अगर इसकी बात करें तो ये जो प्रिंटर होता है एटीएम मशीन में होता है, दैट इज नोन एज थर्मल प्रिंटर। क्या बोलते हैं इसे? थर्मल प्रिंटर। एक और बात ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा एटीएम से जो रिसीट निकलती है वो थोड़े से चिकने पेपर पर निकलती है, हल्का सा ग्लॉसी पेपर होता है, देखा होगा आपने। इतना ही नहीं, पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल डलाने जाते हो, वहां पे आपने देखा होगा एक मशीन होती है। इस मशीन में ऐसे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऊपर स्क्रीन होती है, और यहाँ पे कार्ड स्वाइप करने का ऑप्शन होता है, या फिर इधर से कार्ड इंसर्ट करने का ऑप्शन भी होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉज टर्मिनल। पॉज का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ सेल। मॉल्स वगैरह में या दुकानों में भी आपको ये मशीन मिल जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉज टर्मिनल। इससे भी जो रिसीट निकलती है वो भी किससे निकल रही है?
वो भी थर्मल प्रिंटर ही है। थर्मल प्रिंटर की खास बात ये होती है कि ये ग्लॉसी पेपर पर चलता है, ठीक है। एक और बात, थर्मल प्रिंटर की जो इंक होती है ये सबसे सस्ती प्रिंटों में से कंसीडर करी जाती है। तभी आप देखोगे, आप एटीएम की रिसीट अपने पास रखना, या फिर आप बस का टिकट लेते हो, सरकारी बस का टिकट लेना, उसमें आप देखोगे उसमें भी इसी तरीके की मशीन से वो पर्ची निकाल के देके जाएंगे। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा, वो भी उसी मशीन से निकाल के देके जाते हैं, ठीक है। तो ये सब थर्मल प्रिंटर है। लेकिन एक चीज आप देखोगे, इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत कमजोर होती है, लो ग्रेड की होती है। कुछ टाइम तक आप रिसीट रख दो, पता लगा अपने पर्स में रखे रहो या गद्दे के नीचे रख दो, 2-4 दिन के बाद निकालना, स्याही हल्की हो जाएगी। एक टाइम आएगा जब पूरी मिट जाती है स्याही, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ते होते हैं प्रिंटर। नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ कीबोर्ड विच इज यूज्ड इन एंड्रॉइड फोन्स। आपके हाथ में जो एंड्रॉइड फोन है उसमें कौन सा कीबोर्ड यूज किया जा रहा है। आप जब व्हाट्सएप पे कुछ लिखते हो तो नीचे कीबोर्ड बन के आ जाता है ना, वर्चुअल कीबोर्ड भले ही है लेकिन है तो कीबोर्ड। वो कौन सा कीबोर्ड है? क्वार्टी कीबोर्ड है, फिजिकल कीबोर्ड है, सेंस कीबोर्ड है, या फिर वर्चुअल कीबोर्ड है? पार्थ का आंसर सही है, प्रीति का भी आंसर सही है। दैट इज क्वार्टी कीबोर्ड, दैट इज क्वार्टी कीबोर्ड। कीबोर्ड का एक प्रकार है। देखो, फिजिकल और वर्चुअल तो एक अलग चीज हो गई। फिजिकल और वर्चुअल का मतलब यह है कि आपके हाथ में जो हार्डवेयर वाला पूरा कीबोर्ड है, जो कि आप डेस्कटॉप में यूज करते हो, वो फिजिकल कीबोर्ड है। जो मोबाइल में है वो वर्चुअल कीबोर्ड है। अभी अगर इसमें मैं कीबोर्ड खोल दूं इस स्क्रीन पे, तो वो भी तो वर्चुअल कीबोर्ड होगा ना, जिसे हम छू नहीं सकते। लेकिन उसका पैटर्न कैसा है? उसका पैटर्न क्वार्टी कीबोर्ड है। क्वार्टी कीबोर्ड पता है कैसे बोलते हैं? आप कभी भी कीबोर्ड देखना, अपना फोन का देख लेना या हार्डवेयर वाला हो, तो उसमें आप सबसे ऊपर की लाइन में अल्फाबेट वाली बटन देखना, जो सबसे ऊपर की लाइन में दिखेगी, तो उसमें आप देखोगे QWARTY। सबसे ऊपर की लाइन में आपको ये अल्फाबेट मिलेंगे 6। इसी वजह से इसको क्वार्टी कीबोर्ड बोला जाता है। आपने देखा होगा कीबोर्ड में ऐसे तो नहीं लिखा रहता ना, ABCD, ऐसे तो नहीं होता ना, रैंडम होता है ना। तो ऊपर वाली लाइन ही क्वार्टी है, इस वजह से ही इसे क्वार्टी कीबोर्ड कहा जाता है। अदरवाइज और भी पैटर्न होते हैं कीबोर्ड में, लेकिन उन्हें फिर क्वार्टी कीबोर्ड नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है एक ऐसी डिवाइस जो कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के लिए यूज करी जाती है, जिसमें आप पेमेंट करते हो। तो अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया, इसको क्या बोलते हैं? पॉस टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है भाई। वही वाली तो डिवाइस की बात हो रही है ना, जिसमें कार्ड स्वाइप करते हो या कार्ड इंसर्ट करके पेमेंट करते हो, पॉस टर्मिनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीपीयू एक किस तरीके की डिवाइस है? इससे बचकाना क्वेश्चन क्या ही हो सकता है? करो आंसर, इससे बच्चा क्वेश्चन क्या होगा? सीपीयू किस तरीके की डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, कोडिंग डिवाइस है? ऑप्शन में क्वार्टी अगर नहीं होगा तो आप वर्चुअल कीबोर्ड के साथ जाओगे, ठीक है। प्रशांत का कहना है प्रोसेसिंग, बिल्कुल सही। इतना भी क्या सोचना भाई, बाकी लोग सोच रहे हो। सीपीयू क्या करती है? प्रोसेस करती है। इनपुट डिवाइस सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देती है, और सीपीयू क्या करता है? उसे प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके वो किसे दे देता है? आउटपुट डिवाइस को दे देता है। आउटपुट डिवाइस उसे शो करती है। क्लियर है? नेक्स्ट, विच इज द लेटेस्ट मैलवेयर अटैक। अब कुछ क्वेश्चन आपको मैलवेयर से मिलेंगे, मैलवेयर से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें से कौन सा लेटेस्ट मैलवेयर अटैक है? ये साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन है, बताइए। लेटेस्ट, सबसे नया मैलवेयर अटैक, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, डीडोस अटैक, या फिर रैंसमवेयर अटैक? देखिए, ट्रोजन का मतलब मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। जो ट्रोजन हॉर्स होता है, इसकी खास बात यह होती है कि यह छुप कर आपके सिस्टम में अटैक करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा, कई बार आपके पास मेल आते हैं, उस मेल में लिखा रहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव वॉन $10,000। आप उस पर क्लिक करोगे, कुछ नहीं होता है। या कई बार आपको डिटेल फिल करने को बोलते हैं, होता है ना ऐसा कई बार, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी लॉटरी लगी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बैंक की तरफ से इतने रुपए का लोन पास हो गया है। इस तरीके की जो मेल्स आती हैं, इनके बैकएंड पे दरअसल ट्रोजन होता है। कई बार जब आप उन पे क्लिक करते हो, आपको पता भी नहीं लगता है, आपकी डिवाइस पे ट्रोजन ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। और इंस्टॉल होने के बाद
ये अपना काम करना चालू करता है। ये काम क्या करता है, ये हर कुछ घंटे के बाद आपके सिस्टम में जितना भी डेटा होता है उसका बैकअप लेता रहता है और बैकअप लेके हैकर को भेजता रहता है ऑटोमेटिक, हर एक कुछ घंटे के बाद, जितने घंटे का लूप लगाया होगा हैकर ने। नेक्स्ट है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है, छुपा हुआ, और वेयर का मतलब डिवाइस यूटिलिटी, ठीक है। तो छुपी हुई है डिवाइस यूटिलिटी जो कि आपके सिस्टम को हार्म करती है। स्पाईवेयर कहां पर आपको मिलते हैं, स्पाईवेयर कहां पर मिलते हैं, ये एडवेयर के कॉन्सेप्ट से आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने फेसबुक के ऊपर देखा, कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई दे रहा है जिसमें आपको बता रहा है कि भाई 999 का एडिडास का जूता मिल रहा है। तुमने कहा 999 का एडिडास का जूता, इतना सस्ता, क्लिक कर दिया उस पर। अब उसके बैकएंड में स्पाईवेयर हो सकता है जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, आपकी फाइल्स को करप्ट कर देगा। डीडोस अटैक जिसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और आगे डिजिटल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक नेक्स्ट है। और ये जो होता है ना, ये ऑनलाइन अटैक्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सबसे लेटेस्ट जो है वो है रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक इस तरीके का अटैक होता है कि जब हैकर इसे किसी सर्वर पे अटैक करते हैं तो ये सर्वर को ब्लॉक कर देता है और उसके बाद एक पॉपअप जनरेट होता है इसके ऊपर, मतलब एक मैसेज जनरेट होता है, और इस मैसेज में हैकर आपसे फिरौती मांगता है। रैंसम का मतलब क्या होता है, रैंसम का मतलब हिंदी में होता है फिरौती। तो नॉर्मली जो किडनैपर काम करते हैं ना, पहले पता लगा किसी को किडनैप कर लिया, उसके बाद बोलते हैं छोड़ेंगे तब जब इतना पैसा दे दोगे। सेम काम हैकर करते हैं, सर्वर की इंफॉर्मेशन को लॉक कर देते हैं, आपका जो सर्वर होता है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है, करोड़ों का सर्वर है, और उसके बाद आपसे पैसा मांगते हैं। दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर अटैक, कि जब तक आप इतना अमाउंट नहीं दे दोगे तब तक हम आपका सर्वर रिलीज नहीं करेंगे। अब ये पैसा मांगेंगे कैसे, अब ये हार्ड मनी में पैसा नहीं मांगते हैं कि पता लगा बोल देगा कि फलाने पुल के नीचे आ जाना, बैग लेके मिलेंगे हम इतने बजे, ऐसा थोड़ी पकड़ा जाएगा। ये किस फॉर्म में मांगते हैं, डिजिटल करेंसी। बिटकॉइन का नाम सुना है आपने, बिटकॉइन में, ठीक है। तो रैंसमवेयर अटैक इनमें से सबसे ज्यादा लेटेस्ट है। अगला क्वेश्चन, एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल होता है कंप्यूटर में विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट मैलिशियस फाइल। मतलब आपके कंप्यूटर में एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर टूल होता है जो कि आपके कंप्यूटर में मैलिशियस, मतलब जो ऐसा डेटा या ऐसी फाइल्स जो कि आपके सिस्टम को हार्म कर सकते हैं उन्हें आने से रोकता है। उसे क्या बोलते हैं, डिफेंडर, डीकोडर, ब्लॉक सिस्टम या फायरवॉल। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सही, फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल अगर आपके सिस्टम में एक्टिव नहीं है तो आप उसे एक्टिव करके रखा करें। फायरवॉल ही क्या करती है, मैलिशियस फाइल्स को आने से रोकती है। जैसे कि घर के बाहर एक गार्ड आप बैठा दो और उसे बोलो कि जब तक मेरी परमिशन ना हो तब तक उसे एंट्री ना देना, सेम उसी तरीके से फायरवॉल आपके कंप्यूटर में काम करती है, किसी भी अननोन फाइल को एक्सेस नहीं देती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कौन सा मैलवेयर का टाइप है विच इज मोस्टली टू अटैक ओवर कॉमर्शियल वेबसाइट्स। कॉमर्शियल वेबसाइट्स को हैक करने के लिए या अटैक करने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ये डीडोस अटैक, एडवेयर, स्पाईवेयर या रैंसमवेयर। कॉमर्शियल वेबसाइट्स का मतलब जैसे कि मिंत्रा हो गई, अमेजॉन हो गई, ये सब कॉमर्शियल है ना, तो इनको अटैक करने के लिए कौन सा मैलवेयर यूज किया जाता है, डीडोस, एडवेयर, स्पाईवेयर या रैंसमवेयर। एडवेयर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, क्योंकि इसी तरीके की कॉमर्शियल वेबसाइट में आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई देते हैं और कई बार वो एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं, एडवेयर होते हैं। हर बार वो एडवर्टीजमेंट सही नहीं होते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं, एडवेयर होते हैं। क्लियर है। इवन इतना ही नहीं, हैकर्स इनका यूज उन जगहों पर हमेशा करते हैं जहां पर रश सबसे ज्यादा होता है। ऐसी वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, कॉमर्शियल वेबसाइट्स, यहां पर रश सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि अमेजॉन, लगभग हर तरीके की चीज उसमें मिल रही है, एक महिला भी उसमें शॉपिंग कर रही है, घर के बर्तन वगैरह भी मंगा सकती है, एक बच्चा भी उससे शॉपिंग कर सकता है, अपनी कॉपी किताब भी मंगा सकता है,
एक प्रोफेशनल भी अपनी शॉपिंग कर सकता है। आप किसी भी तरीके का टूल मंगा सकते हो, बैट क्रिकेट किट मंगा सकते हो, फुटबॉल मंगा सकते हो, कंप्यूटर मंगा सकते हो, मोबाइल मंगा सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग लगभग मिल रही है उसके अंदर। तो यहां पर क्या होगा, रश हैवी होता है, इसी वजह से ये एड का यूज करते हैं, फेक एडवर्टीजमेंट, क्योंकि लोग लालची हो जाते हैं, यहां पर ग्रीडी हो जाते हैं। इवन इतना ही नहीं, क्यों मना किया जाता है कि पॉर्न वेबसाइट मत देखो, केवल इसीलिए नहीं, वैसे तो जिंदगी खराब हो जाती है पॉर्न वेबसाइट देखने से, इस वजह से भी कि पॉर्न वेबसाइट को भी हैकर्स टारगेट करते हैं। उन्हें पता है कि समाज का एक तबका उसी में लगा हुआ है, वहां पर भी एडवर्टीजमेंट सबसे ज्यादा डाले जाते हैं। अब आप कहोगे आपको कैसे पता? बिकॉज आई एम अ सर्टिफाइड वीसैट हैकर। बात आ रही है समझ? इसको बोलते हैं वीएपीटी एक्सपर्ट। वीएपीटी एक्सपर्ट, वीएपीटी का मतलब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का मतलब यह होता है वेबसाइट में फ्लॉ निकालना, सर्वर में फ्लॉ निकालना, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है उसे पैच करना। नेक्स्ट, विच इज एन ऑटो फंक्शनिंग मैलवेयर। इनमें से कौन सा ऑटो फंक्शनिंग मैलवेयर है? एक ऐसा मैलवेयर जिसे केवल एक बार ट्रिगर करोगे उसके बाद ये ऑटोमेटिक रन होता रहता है। ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, वायरस या वॉर्म? बताइए बताइए। सर आपको जीएस में कब से इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ? मुझे जाहिर सी बात है, उसके बाद जब गवर्नमेंट जॉब में जाने का मन किया तो उसके बाद जीएस पढ़ना शुरू किया। जब जीएस पढ़ना शुरू किया तो मैंने हिस्ट्री से पढ़ना शुरू किया और फिर मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा। वैसे ही करते करते फिर बताइए। लेकिन मैंने हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ा ही नहीं, मैंने मतलब फिर हिस्ट्री को जिया, और फिर मैंने वही कोशिश करी कि मैं पढ़ाऊँ भी ऐसे ही कि केवल हिस्ट्री सुने ना। मुझे ये चीज़ लगी कि यार आज जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे हिस्ट्री पढ़ने में इतना आनंद आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, लेकिन यही काम स्कूल में भी तो हो सकता था। स्कूल में इतने साल पढ़ लिया हिस्ट्री, कुछ ही बातें याद रह गई थी। मेरे दिमाग में आया ऐसा क्यों, जबकि वहाँ पे तो डेली हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, क्लास 6 से लेकर 12th तक हिस्ट्री पढ़ी, बट फिर भी क्यों नहीं कुछ याद रहा। अब मुझे समझ आया कि शायद सिंपली एक इनिशियल वैल्यू की तरह पढ़ाया गया, उसे इंटरेस्टिंग वे में नहीं पढ़ाया गया। तब मुझे लगा कि जिस तरीके से मैंने इसे जी के पढ़ा है ना, वैसे ही मैं ऐसे पढ़ाऊं कि सामने पिक्चर की तरह चले हिस्ट्री लोगों के। तभी मैं हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन कर देता हूं, मतलब उसे कहानी की तरह पढ़ाता हूं, और हिस्ट्री को कहानी की तरह ही देखना चाहिए। हिस्ट्री कहानी ही है एक तरीके से, बहुत सारी स्टोरीज छुपी हैं, एन नंबर ऑफ स्टोरीज। जी हाँ, कंप्यूटर के लिए भी है। खैर, प्रशांत का आंसर सबसे पहले और सटीक है, बाकी लोग भी जो लोग वॉर्म बोल रहे हैं उनका आंसर सही है। देखो वॉर्म का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा मैलवेयर होता है जिसे एक बार इंस्टॉल किया जाता है, राइट वंस रीड मैनी, उसके बाद ये ऑटोमेटिक खुद को क्या करता रहता है, मैनी टाइम्स एग्जीक्यूट करता रहता है। अच्छा, आप में से कई लोगों ने देखा होगा आपके कंप्यूटर में कई बार ऐसी एरर आती हैं, जैसे आपने देखा होगा फोल्डर के अंदर गए तो फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर बना हुआ है, लेकिन डेटा कुछ नहीं है उसके अंदर। ऐसा देखा होगा आपने कई बार। दैट मीन्स यही सिम्टम्स होते हैं वॉर्म के। वॉर्म क्या करता है, राइट वंस रीड मैनी, आप जितने बार फोल्डर पे क्लिक कर रहे हो वो ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है अपने आप को और एक नया फोल्डर बना दे रहा है। वॉर्म्स ज्यादातर आपकी फाइल्स को करप्ट नहीं करते हैं, ये बस डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए होते हैं, ये सिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं अननेसेसरी। नेक्स्ट, ये वायरस का कौन सा टाइप है विच इज यूज्ड टू अटैक ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी किसी हैकर को ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना होगा, किसी के टारगेट करना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो कौन सा अटैक करता है? पॉलीमॉर्फिक वायरस, माइक्रो वायरस,
एप्लीकेशन वायरस या बूट सेक्टर वायरस? तो इसका आंसर है बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, बूटिंग पता है किसको बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं आपने कंप्यूटर का बटन स्टार्ट वाला दबाया और तब से लेकर जब तक आपके कंप्यूटर में वेलकम लिखकर नहीं आ जाता है, उसके बीच में लगा जो समय होता है, दैट इज कॉल्ड बूटिंग टाइम। और ये एक ऐसा वायरस होता है जो कि बूटिंग टाइम पे ही अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हो पाता है और आपका सिस्टम भी ओपन नहीं होता है। इसी को हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? विंडोज करप्ट हो गई। क्या बोल देते हैं? विंडोज करप्ट हो गई। क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही जब अटैक कर देता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट हो नहीं पाता है, और जब नहीं हो पाता है तो आपके सामने वेलकम स्क्रीन नहीं आती है, जबकि नीले रंग की एक स्क्रीन आ जाती है, उसमें कुछ कोड लिखे रहते हैं। तो आप समझ जाते हो विंडो करप्ट हो गई। क्लियर है ना? तो ये बूट सेक्टर वायरस कहलाते हैं ये। अगला क्वेश्चन, ये कौन सा मैलवेयर है जो कि सबसे ज्यादा रैपिड अटैक करता है, मतलब सबसे ज्यादा तेजी के साथ अटैक किया जाता है? तो यह है डीडॉस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, जब भी बड़े बड़े सर्वर्स को हैक करना होता है तो हमेशा डीडॉस अटैक ही किया जाता है, क्योंकि वहां पर टाइम कम होता है और सर्वर बहुत बड़ा होता है। वहां पर करोड़ों नहीं अरबों फाइल्स भी हो सकती हैं। तो इतने बड़े सर्वर को टारगेट करने के लिए सबसे तेज अटैक ही हमें चाहिए, और डीडॉस ही यूज करते हैं इस पर हैकर। अगला क्वेश्चन, एक ऐसी कैटेगरी हैकर्स की विच इज हायर्ड बाय पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट इज नोन एज व्हाट? हैकर्स की एक ऐसी कैटेगरी क्या कहलाती है जिनको किसी कंपनी के द्वारा हायर किया जाता है, और इन्हें स्पेशली हायर ही किया जाता है हैकिंग के लिए? ये व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट, रेड हैट, या फिर नन ऑफ अबव? करिए आंसर। शशांक, मनदीप, दोनों का आंसर सही है, अमन का भी आंसर सही है। व्हाइट हैट हैकर्स, ये क्या कहलाते हैं? व्हाइट हैट हैकर्स। इन्हीं को प्रोफेशनल हैकर्स भी बोलते हैं। ठीक है, वही मैंने जो बोला, इन्हीं को नॉर्मली व्हाइट हैट हैकर बोला जाता है, लेकिन इन्हें वीएपीटी एक्सपर्ट बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो आज के बाद अगर कोई आपको बोले कि वीएपीटी एक्सपर्ट है वो, तो आप समझ जाना कि वो हैकर है। जनरली ऑपरेशनल फर्म में या फिर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में हैकर वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, उन्हें प्रोफेशनली वीएपीटी एक्सपर्ट ही बोला जाता है। क्लियर है? ये कहां पर होते हैं? ये लगभग सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह पर होती हैं। आपको क्या लगता है हमारे डिफेंस सेक्टर में हमारी आर्मी के जो सर्वर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाइट हैट हैकर्स नहीं है? जी हाँ, हैं, वहां पर भी हैं। वो इंडियन आर्मी के ही ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें ऐसी ट्रेनिंग मिली होती है, क्योंकि आपको पता है ना, चोरों से बचाने के लिए लगभग उसी तरीके की सोच रखनी पड़ेगी, तब तो आप बचा पाओगे सर्वर को अटैक से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब के पास भी अपने वीएपीटी एक्सपर्ट होते हैं। रेलवे का सर्वर, आप सोचो रेलवे का सर्वर अगर हैक हो जाए तो क्या हो सकता है? इंडिया का लगभग सबसे बड़ा सर्वर है इस टाइम पे रेलवे का सर्वर, उसके भी अपने वीएपीटी एक्सपर्ट है। टीसीएस हो गई, उसका भी अपना वीएपीटी एक्सपर्ट होते हैं। इन्फोसिस के पास भी अपने वीएपीटी एक्सपर्ट है। क्लियर है? सो आई वॉज देयर। और ब्लैक हैट हैकर कौन होते हैं? ब्लैक हैट हैकर ऐसे होते हैं जो कि अनऑथराइज एक्सेस तो करते हैं, लेकिन इनका इंटेंशन गलत होता है। इनका इंटेंशन गलत होता है। अगर कोई सर्वर हैक किया हुआ है, पता लगा किसी एयरलाइन का सर्वर हैक कर लिया, कोई टेररिज्म एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए सर्वर हैक किया गया है, तो दे आर नोन एज ब्लैक हैट हैकर्स। इंट्यूशन इनका क्या होता है? ज्यादातर इनका इंट्यूशन टेररिज्म ही होता है। नेक्स्ट है, विच कैटेगरी ऑफ हैकर्स डू अनऑथराइज एक्सेस? इनमें से हैकर की कौन सी कैटेगरी है जो कि अनऑथराइज एक्सेस करती है, मतलब जहां पर उन्हें एक्सेस नहीं होता है उसके बाद भी वहां पर एक्सेस करते हैं? इन हैकर्स को क्या कहा जाता है? बताइए, इन हैकर्स को क्या कहा जाता है? अनऑथराइज एक्सेस जो करते हैं। मुझे पता है यहां गच्चा खाओगे अब। देखो, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं ब्लैक हैट हैकर,
जबकि ये सही नहीं है। एक बात बताइए, क्या व्हाइट हैट हैकर्स को हर जगह पर एक्सेस होता है? अगर हर जगह पर एक्सेस है और अनऑथराइज एक्सेस उसे ना करना पड़े तो वो कहेगा फिर हैकर है। हैकर कोई भी हो, हैक वर्ल्ड का मतलब ही है क्या? अनऑथराइज एक्सेस आप कर रहे हो। बस इनकी कैटेगरी इन्हें अलग क्यों बनाती है? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंट्यूशन, उसके पीछे हैक करने का कारण उन्हें अलग कर देता है। व्हाइट हैट हैकर्स अनऑथराइज एक्सेस करते हैं लेकिन अपने सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये किसी को हार्म नहीं करते हैं, ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ब्लैक हैट हैकर अनऑथराइज एक्सेस ये भी कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? टेररिज्म फैलाने के लिए कर रहे हैं या किसी से रैंसम की डिमांड कर रहे हैं। दे आर ब्लैक हैट हैकर्स। और ग्रे हैट हैकर्स कौन होते हैं? इनके पीछे का मोटो होता है इन्हें फेम पाना है। कुछ ग्रे हैट होते हैं जो कि इस कैटेगरी में जाना चाहते हैं और कुछ ग्रे हैट होते हैं जो कि इस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि इन्हें फेम मिले। ये कुछ ऐसी हरकत कर देंगे अनऑथराइज एक्सेस करके कि लोगों की नजर जाए इनके ऊपर। जैसे करीब 2012 की बात है। 2012 में उस टाइम पर पाकिस्तानी हैकर्स ने करीब 66 इंडियन वेबसाइट हैक करी थी। उसके बदले में अगले 12 घंटे के अंदर इंडियन हैकर्स की तरफ से 336 वेबसाइट पाकिस्तानी हैक करी गई थी, और उसमें से उनकी एक ऑफिशियल एग्रीकल्चर की वेबसाइट थी जिसमें अगले 24 घंटे तक वेलकम टू पाकिस्तान एग्रीकल्चर लिख के आता था। अगले 24 घंटे तक तिरंगा फहरा रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरीके की एक्टिविटीज जो करते हैं ना, दे आर ग्रे हैट हैकर्स। वो चाहते हैं कि उनके ऊपर नजर जाए किसी की, ताकि कोई उन्हें हायर करे, इनमें से या इनमें से, वो उनकी मर्जी है। ठीक है, तो अनऑथराइज एक्सेस सभी करते हैं। अगर अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर पाओगे तो फिर हैकर किस बात के? चाबी हाथ में दे दी जाए और बोला जाए ताला खोलो तो फिर हैकर किस बात के? आप बिना चाबी के खोल के दिखाओ तब तो हैकर हो ना। ठीक है, तो ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट, अमेचर कैटेगरी ऑफ हैकर्स इज नोन एज, मतलब एक ऐसी कैटेगरी जो कि बचकानी हरकतें करते हैं। ठीक है, अमेचर कैटेगरी मतलब बचकानी, बच्चे होते हैं, प्रॉपर हैकर नहीं होते हैं, थोड़ा सा टचन वचन मार देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि जब मैं वर्कशॉप लेता था हैकिंग के ऊपर, जिसको एथिकल हैकिंग बोलते हैं, तो जब मैं वर्कशॉप लेता था एथिकल हैकिंग की, तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जिन्हें वाकई में इंटरेस्ट था, लेकिन बहुत सारे के पास सिर्फ, मतलब मैक्सिमम जो होते थे उनका एक ही कंसर्न रहता था, पता है क्या? जब मेरी वर्कशॉप खत्म हो जाएगी तो उसके बाद सर फेसबुक हैक कर लेते हो, बस इतना। अगर वेबसाइट के बाद, वर्कशॉप के बाद कोई आके बोल रहा है सर एक बात है सर सुन लीजिए, मैं समझ जाता था या तो ऑर्कुट हैक करने की बात बोलेगा या तो फेसबुक की बात बोलेगा, मैक्सिमम यही। और उसके बाद भी पता है नेक्स्ट क्या बोलता था? 100 में से 90 लोगों को सिर्फ यही जानना होता था, सर मुझे बताओ नहीं, सर मुझे सीखना नहीं है, सर बस ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका एक बार अकाउंट हैक कर दो। ठीक है ना? तो दे आर नोन एज एमेचर कैटेगरी हैकर। वर्कशॉप में बैठ के, उनमें से कुछ हुआ करते थे वर्कशॉप में बैठ के थोड़ी बहुत ट्रिक सीख लेते थे, पूरा सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ कूल दिखने वाली चीजें सीख ली और उसके बाद जाके अपने दोस्तों में माहौल बना रहे हैं उसे दिखा दिखा के, अमेचर हैकर। लेकिन कई बार ये कैटेगरी क्रिमिनल रिकॉर्ड में भी आ जाती है, क्योंकि इन्हें पता नहीं होता क्या सही और क्या गलत है। ये तो बस हुलबाजी कर रहे होते हैं, अपने आप को शो ऑफ इन्हें करना होता है, तो इन्हें पता नहीं होता है ये ऐसा करते करते कब क्राइम कर देते हैं। और साइबर क्राइम तो अपने आप में ऑफेंस हाई है, उसके लिए अपने लॉज भी हैं, उसमें सजा के प्रावधान भी हैं। तो ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज हैं जो कि अमेचर कैटेगरी से सीधे क्रिमिनल बन गए। ठीक है, तो अमेचर कैटेगरी ऑफ हैकर इज नोन एज व्हाट? इन्हें स्क्रिप्ट किडीज कहा जाता है हैकिंग वर्ल्ड में। क्या कहा जाता है? स्क्रिप्ट किडीज, बच्चे हैं मतलब। ठीक है सर, हाउ टू बिकम हैकर? पहली चीज तो आपको कमांड लेनी पड़ेगी या तो, और हैकर बनने के लिए आपको एक चीज जरूर आनी चाहिए, आपको लिनक्स आना चाहिए। आज की डेट में जितना भी काम होता है हैक वर्ल्ड में वो सब लिनक्स के ऊपर होता है, और लिनक्स में भी काली लाइनक्स। तो पहले तो आप लिनक्स सीखें, लिनक्स में भी काली लाइनक्स सीखें, उसके बाद आपके दरवाजे खुल जाते हैं धीमे धीमे। उसके बाद कोर्सेज होते हैं VAPT के, और अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं तो आपको बता दूं, अहमदाबाद में भारत के बहुत बड़े हैकर रह चुके हैं, इवन अभी भी हैकर हैं,
और मैंने उन्हीं के अंडर में सीखा हुआ है। उनका नाम है सनी वाघेला। तो ये अहमदाबाद में है और इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है टेक डिफेंस। तो आप यहाँ से कर सकते हो, इनके प्रॉपर कोर्स चलते हैं। ओके, हाँ। और आपको बता दूं, ये गुजरात का जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है उनकी भी कई बार मदद कर चुके हैं, महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड की भी मदद कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। काफ़ी सारे केस स्टडीज़ हैं सनी वगैरह के, और मेरे केस स्टडीज़ कभी फुर्सत में बताऊंगा। 2-4 पाकिस्तानी वेबसाइट आराम से मैंने हैक कर रखी हैं, और ऐसे ही नहीं बताने के लिए। हैक करते हैं तो हमारे पास प्रूफ होता है, ठीक है, उसकी पूरी स्क्रिप्ट हमारे पास होती है कि हमने कौन कौन से इंजेक्शंस लगा के कौन कौन सी वेबसाइट हैक करी है। तो दरअसल ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये बनते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज पे, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज। तो उसके पैटर्न बनाए जाते हैं लॉक खोलने के लिए, मतलब सर्वर को बाईपास करने के लिए। तो उन पैटर्न्स को ही क्या बोलते हैं, सीक्वल इंजेक्शंस बोलते हैं, क्योंकि बार बार इंजेक्ट करते हैं उसे, पैटर्न को। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एवर क्रिएटेड वायरस? दुनिया में पहला वायरस जो क्रिएट हुआ था उसका नाम क्या था? एल्क क्लोनर 1982, क्रीपर, लव या फिर ब्रेन 1986? बताइए। OSCP बहुत अच्छा है, OSCP अच्छा है। सर डिफरेंस बिटवीन हैकर एंड प्रोग्रामर? बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रोग्रामर कोड लिखता है, प्रोग्रामर बच्चा है हैकर के आगे, कुछ नहीं है। प्रोग्रामर का काम है सिर्फ कोड लिखना। वेबसाइट बनानी है, प्रोग्रामर कोड लिख देगा। सॉफ्टवेयर बनाना है, प्रोग्रामर कोड लिख देगा, कोड को रन करा देगा। किसी वेबसाइट में एक नया बटन आपको लगाना है, प्रोग्रामर का काम है। लेकिन हैकर, प्रोग्रामर के लिखे हुए प्रोग्राम में गलती निकालना हैकर का काम है, और अगर प्रोग्राम में उसने गलती निकाल दी तो वही तो लूप होल है, वहीं से तो हमें वेबसाइट में एंटर कर जाना है। एक अच्छा प्रोग्रामर वो है जो कि अपने प्रोग्राम में लूप होल ना छोड़े, क्योंकि हमें तो यही दिखता है, हमें केवल एक लूप होल चाहिए पूरे प्रोग्राम में। हजारों लाइन का प्रोग्राम है और हमें पता है हम कहीं ना कहीं एक जगह लूप होल निकालेंगे ही। और एक लूप होल, कई बार ऐसा होता है, बहुत अच्छा डेवलपर होता है कि हजारों क्या लाखों लाइन को भी कंपाइल कर लेते हैं, तब भी एक भी लूप होल नहीं मिलता है। बट मैक्सिमम टाइम कहीं ना कोई लूप होल छोड़ देता है और वहीं से इंजेक्ट हो जाता है एसक्यूएल इंजेक्शन, तुरंत बाईपास मिल जाता है। क्रीपर इज द राइट आंसर, क्रीपर। और क्या बता सकते हो कौन से देश ने क्रीपर बनाया था? पाकिस्तान, दुनिया का पहला देश जिसने वायरस बनाया था कंप्यूटर में। हाँ, कंप्यूटर वायरस। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस इज डेटाबेस क्या है? तो ये मैंने आपको खैर पहले भी बताया हुआ है। कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ टेबल, कलेक्शन ऑफ रो या कलेक्शन ऑफ कॉलम। तो डेटाबेस किससे बनता है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स। कई सारी टेबल्स को जब हम मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है। ये क्या है? टेबल है। कई सारी टेबल्स को जब हम मिला देते हैं तो ये मिलकर क्या बनाएगा? डेटाबेस। ठीक है। और अगर यही टेबल आपस में इंटरकनेक्टेड हो, सब आपस में जुड़ी हुई हो, टेबल आपस में इंटरकनेक्टेड हो, तो क्या कहलाएगा? तब ये रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है, रिलेशनल डेटाबेस। क्लियर है? नेक्स्ट, विच वन इज एन ऑड ऑप्शन? कौन सा एक ऑड है, इनमें से भिन्न है, बाकी तीन एक जैसे हैं, एक अलग है। पढ़ते हैं। पीसी डेटाबेस मतलब पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, एंड यूजर डेटाबेस या रैंडम डेटाबेस। देखिए, पीसी डेटाबेस होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है, एंड यूजर डेटाबेस होता है, लेकिन रैंडम डेटाबेस कुछ नहीं होता है, इसलिए यही सही आंसर है। अब देखो पीसी डेटाबेस क्या होता है, नाम से ही समझ जाना चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस। सिस्टम का वो डेटाबेस जो कि पर्सनली यूज किया जा रहा है, दैट इज पीसी डेटाबेस। आपके मोबाइल में जो फोटोज हैं, जो वीडियोज हैं, क्या वो कोई और देख सकता है? अब सोचो कि भगवान ना करे कोई देख ले। हाँ, क्योंकि आप ही उसे एक्सेस कर सकते हो।
इस वजह से आपके मोबाइल में जो डेटा है वो आपका पीसी डेटाबेस है, आपके लैपटॉप में जो डेटा है वो सब आपका पीसी डेटाबेस है, क्योंकि आप उसे पर्सनली यूज कर रहे हो। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, जो कि मल्टीपल लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी में आप गए ट्रेन रिजर्वेशन के लिए, जयपुर से दिल्ली का आपको रिजर्वेशन मान लो चाहिए, इसमें 400 या मान लीजिए 380 सीटें दिखाई दे रही हैं, तो ये 380 सीटें केवल आप ही को तो नहीं दिखाई दे रही है ना, उस टाइम पर जितने भी लोगों को टिकट चाहिए होगा सबको 380 दिख रही होंगी। अब जो एक्सेस कर पाएगा कर लेगा भाई, जो रिजर्वेशन कर पाएगा कर लेगा टाइम से पहले। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। एग्जाम्पल आपकी एसएससी की वेबसाइट है, एसएससी जब एडमिट कार्ड जारी करेगा तो एसएससी एक ही जगह पर अपने सर्वर में एडमिट कार्ड जारी कर देगा। अब ये क्या है, ये आपकी आईडी पर भी दिखेगा, पार्थ की आईडी पर, ये मीनाक्षी की आईडी पर भी दिखेगा, ये प्रीति की आईडी पर भी दिखेगा, ये चार्ली की आईडी पर भी दिखेगा, ये प्रशांत की आईडी पर, ये शशांक की आईडी पर, सबकी आईडी पर दिखेगा। तो डेटा क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। फेसबुक भी इसी का एग्जांपल है। आपने अपनी वॉल पे पोस्ट किया कि भाई लोग मैं सिलेक्ट हो गया हूं इस बार एसएससी में, तो जो आपने पोस्ट किया है अगर आपने पब्लिक किया है तो वो कई सारे लोगों की आईडी पर दिखेगा ना, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। एंड यूजर डेटाबेस किसको बोलते हैं? एंड यूजर डेटाबेस का मतलब होता है जो आखिरी यूजर हो, जो किसी प्रोडक्ट को यूज करता है उसे जो दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एंड यूजर डेटाबेस। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस टाइम पर मेरी क्लास मोबाइल या लैपटॉप पे देख रहे हो, तो आपको जो अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, मैं दिख रहा हूं, मेरी टी शर्ट का कलर दिखाई दे रहा होगा, पीछे ये रंग दिखाई दे रहे होंगे, ये सब क्या है, ये सब एंड यूजर डेटाबेस है आपका। बट एक्चुअली उसके पीछे हजारों लाखों लाइन की कोडिंग है, जिसकी वजह से ये क्लास आप तक पहुंच पा रही है। बात आ रही है समझ? लेकिन आपको उस हजारों लाइन की कोडिंग से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए पे किया है और आप एंड यूजर हो। आपको सिर्फ क्या दिखेगा, फल दिखेगा आपको। आप गाड़ी लेने जाते हो, आप गए कार लेने, आप उसके एंड यूजर हो, तो एंड यूजर क्या देख सकता है? आपको गाड़ी का कलर दिखाई देगा, आपको गाड़ी का स्टीयरिंग दिखाई देगा, आपको गाड़ी की लाइट दिखाई देगी, सीटें दिखाई देंगी। क्लियर है ना? आप यही सब तो देखते हो। आप ये तो नहीं जाके बोलते हो भाई इसका इंजन खोल के दिखाना, अंदर देखें जैसा पिस्टन कैसे कूद रहा है, ये तो नहीं बोलते ना। क्यों? क्योंकि वो बैकएंड डेटाबेस है, वो प्रोफेशनल्स ही जानते हैं, आपको उसे देखने की जरूरत नहीं है। आप एंड यूजर हो, आप फ्रंट इंटरफेस को ही देखते हो। क्लियर हो गई बात सभी को? कोई समस्या तो नहीं? तीनों डेटाबेस आपको समझ आ गए। और रैंडम डेटाबेस जैसी कोई चीज ही नहीं होती। तो आंसर क्या है? ऑड हमें मिल गया। नेक्स्ट, डेटा अबाउट डेटा इज नोन एज व्हाट? एक ऐसा डेटा जो कि दूसरे डेटा की जानकारी देता है, इसको क्या बोलते हैं? एक ऐसा डेटा जो कि दूसरे डेटा की जानकारी देता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मेटा डेटा। अगर इसको नहीं समझे तो बहुत अच्छा तरीके से एग्जांपल समझाता हूं। कोई किताब आपने ली, उस किताब को खोला, किताब में सबसे पहले आपको इंडेक्स दिखाई देता है। अब इंडेक्स में क्या लिखा रहता है? टेम्पल, पेज 1 से लेकर 2 तक, सेंसस पेज 2 से लेकर 5 तक, इंडस वैली सिविलाइजेशन 5 से लेकर 7 तक। ये क्या है? ये एक ऐसा डेटा है जो कि बाकी किताब में जो डेटा है उस डेटा के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसी तरीके से कंप्यूटर में जो डेटाबेस होता है उसमें हमेशा एक मेटा डेटा बनाया जाता है जो कि बाकी पूरे डेटाबेस के बारे में नॉलेज देता है। एक अच्छा डेटाबेस वही होता है जिसमें हमेशा मेटा डेटा होगा। इससे क्या होता है कि डेटा सर्चिंग काफी बेटर हो जाती है। आप किताब में अगर एक किताब आपको बिना इंडेक्स के 500 पेज की दे दी जाए, आप इरिटेट हो जाओगे पढ़ने में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन से पेज पे जाना है, क्या पढ़ना है। इंडेक्स से ही तो देखते हो ना, अच्छा ये टॉपिक पढ़ना है, सीधे वहां पहुंच जाते हो। वैसे ही कंप्यूटर के डेटाबेस में तो करोड़ों फाइलें होती हैं, यहां पे तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसे करना। तो मेटा डेटा की ही मदद से हम सर्चिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड डेटा इज नोन एज व्हाट? एक ऐसा डेटा जो कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राफ्स के थ्रू किया जाता है, उसे क्या कहते हैं?
सर आप कंप्यूटर बहुत अच्छे से समझाते हैं। नहीं, मैं पॉलिटी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी बहुत अच्छे से समझाता हूँ, इकोनॉमी भी अच्छे से समझाता हूँ, और साइंस में बायो भी अच्छे से समझाता हूँ। बस मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता। बताइए। चार्ली का चैपलिन का आंसर बिल्कुल सही है, मनदीप का भी आंसर सही है। पक्का लॉक कर दें? ईआर मॉडल। ईआर मॉडल का मतलब क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। वो आपको इसलिए लग रहा है कि मैं कंप्यूटर बहुत अच्छे से समझाता हूं क्योंकि आप मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाने वाले ज़्यादातर टीचरों में कंप्यूटर लिटरेसी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि ये प्रोफेशनल स्टडीज़ का पार्ट है। तो कोई आपको शायद ऐसा मिलता नहीं है जल्दी, इस वजह से आपको ये लग रहा है कि कंप्यूटर में ज़्यादा अच्छे से समझा रहा हूं। नहीं, राइट? हाँ। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज नोन एज व्हाट? कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, रो और कॉलम का संग्रह क्या कहलाता है? ये हो गई रोज और ये हो गए कॉलम, इनका संग्रह मिलकर क्या बना? ये क्या बन गई? टेबल बन गई ना। दिस इज कॉल्ड टेबल। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए जल्दी से। फेसबुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ डेटाबेस? अभी मैंने आपको बताया है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। किसका है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का। समझाया था ना क्यों है। नेक्स्ट, ओरेकल इज है, ये बताइए क्या है? ओरेकल का नाम शायद सुना होगा आपने, काफी फेमस कंपनी भी है, बहुत फेमस कंपनी है ओरेकल। ये क्या है? डेटाबेस है, लैंग्वेज है, टेबल है, या कंप्यूटर है? बोलिए। कोशिश रहेगी नेक्स्ट बैच की। कुछ लोग लैंग्वेज वाले हैं भाई, कुछ लोग डेटाबेस वाले हैं। रामदास का आंसर सही है, रामदास का आंसर सही है, मनदीप का भी आंसर सही है, डेटाबेस। ओरेकल डेटाबेस है यार, ये लैंग्वेज थोड़ी है। लैंग्वेज क्या है? जावा लैंग्वेज है, जावा, सी शार्प, सी प्लस प्लस, सी, ये सब लैंग्वेज है। ओरेकल डेटाबेस है। अगला क्वेश्चन, यूनिक डेटा कॉलम ऑफ अ टेबल इज नोन एज? मतलब आप समझना, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये एक टेबल मैंने आपके सामने बनाई, ओके। इस टेबल में मैंने 3 फील्ड ले ली, एक रोल नंबर, दूसरा नेम, और तीसरा मैंने ले लिया एड्रेस। ठीक है, अब ऐसे मैंने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, रोल नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ नाम दे देते हैं प्रीति, चार्ली, प्रशांत, शशांक, और एक किसी का नाम ले लेते हैं भाई। किसका नाम? विजयम का नाम ले लेते हैं, चलो ठीक है, विजयम। ठीक है, अब एड्रेस आ गया। अब मुझे बताइए इन तीनों में से, इन तीनों फील्ड में से, रोल नंबर, नेम और एड्रेस, इन तीनों में से कौन सा यूनिक डेटा को रिप्रेजेंट करेगा? यूनिक का मतलब वो होता है जो कि डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, जो कि डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। मुझे बताइए, नाम डुप्लीकेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा चलो यहां पर शशांक की जगह हम कर देते हैं, शशांक की जगह एक नाम कर देते हैं चार्ली। चार्ली यहां पे भी है, यहां पे भी। एक क्लास में 2 चार्ली नाम के हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं। मेरी क्लास में तो राहुल और रोहित नाम के इतने होते थे लड़के की पूछो नहीं। टीचर आके बोल देता था रोहित खड़े हो जाओ, 3-4 खड़े हो जाते थे। नहीं नहीं तुम नहीं, वो वाला रोहित। ठीक है, तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो नेम का रिपीटेशन हो सकता है, एड्रेस का रिपीटेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मान लो प्रशांत और प्रीति दोनों बहन भाई है, तो इनका भी एड्रेस सेम होगा, इनका भी सेम होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन रोल नंबर ये हमेशा अलग होगा। तो ये क्या है? ये यूनिक डेटा कॉलम है। और एक अच्छा डेटाबेस वही होता है जिसमें हर एक टेबल में एक यूनिक डेटा कॉलम हो। अगर यूनिक डेटा कॉलम नहीं होगा तो हम डेटा को सर्च नहीं कर पाते हैं एक्यूरेसी के साथ। अगर आपको एक्यूरेट डेटा चाहिए तो ये यूनिक डेटा कॉलम ही आपको देगा एक्यूरेट डेटाबेस। ठीक है, डन है, कोई दिक्कत तो नहीं? प्रशांत का कहना है क्या कह दिया? हाँ तो भाई अभी रक्षाबंधन निकला है ना, आपने राखी नहीं बंधाई प्रीति से? उसको शौक लग गया, पगला कहीं का।
यूनिक डेटा कॉलम ऑफ अ टेबल इज नोन एज, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। सॉर्टेड है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर नेम ऑफ टेबल रो इज, मतलब टेबल की जो रो होती है आम भाषा में उसे रो बोलते हैं, लेकिन डेटाबेस की भाषा में क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं टपल। क्या बोलते हैं, टपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ टेबल कॉलम इज, टेबल कॉलम का दूसरा नाम क्या है, मतलब अब बात हो रही है इसकी, ये 1 2 3 जो वर्टिकल होते हैं, एट्रीब्यूट, फील्ड, टपल या एट्रीब्यूट और फील्ड दोनों, बताइए। बिट्टू का कहना है एट्रीब्यूट, और कोई है भाई, और कोई है? देखिए इसे एट्रीब्यूट भी बोलते हैं और इसी को फील्ड भी बोलते हैं। बात आ गई समझ, क्लियर है? बट यूज कैसे किए जाते हैं नाम समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या कहा, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बोला, मैंने कहा 10th क्लास के स्टूडेंट का डेटा बनाओ एक टेबल में, तो आपने इस टेबल का नाम रखा 10th क्लास। अब आपने इसमें डेटा डालना चालू किया, ठीक है। आपने इसमें डाला रोल नंबर, नेम, फादर नेम, फादर नेम, ठीक है, ओके। तो अब जब मैं आपसे कहूंगा कि इस टेबल में जो आपने 10th क्लास की टेबल बनाई है उसमें कितने फील्ड हैं, तो आप पता है क्या गिनोगे, आप ये गिनोगे 1 2 3। आप क्या बोलोगे, सर इसमें 3 फील्ड हैं। और अगर मैं कहूंगा कौन कौन से एट्रीब्यूट ये टेबल बता रही है, तब आप क्या बोलोगे, सर रोल नंबर बता रही है, नेम बता रही है ये टेबल, और फादर नेम बता रही है। मेरी बात आपको समझ आई? जब फील्ड का नेम पूछा जा रहा है तो उसे एट्रीब्यूट कहा जाता है, और जब नंबर ऑफ कॉलम गिने जाए दैट इज कॉल्ड फील्ड, ठीक है। तो अल्टीमेटली दोनों ही नाम है ये किसके, कॉलम के, फील्ड एंड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट, मल्टीपल टेबल लॉजिकली कनेक्टेड टू ईच अदर इज नोन एज, ये मैंने अभी आपको बताया था। अगर कई सारी टेबल हो तो मिलकर डेटाबेस बनाती हैं, और वही टेबल अगर आपस में कनेक्टेड भी हो तो रिलेशनल डेटाबेस बनाएंगी। कौन सा डेटाबेस, अरे क्या हो रहा है भाई, रिलेशनल डेटाबेस। चलो आज की बात यहीं तक रहेगी, और आप सभी के प्यार का बहुत बहुत आभार। मुझे बैच पढ़ाकर काफ़ी अच्छा लगा है। PDF आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत जल्दी नया बैच कुछ लाने की सोचेंगे, और कोशिश रहेगी कुछ अच्छा लेकर आए, ठीक है। तो फिर से मुलाकात होगी, और आपको जैसा भी लगा है फीडबैक आप ज़रूर दे देना। अच्छा लगा है तो अच्छा फीडबैक दे देना, बुरा लगा है तो बुरा फीडबैक दे देना, 100 लगा है तो वो बोल देना, कुछ अच्छा लगा है तो वो भी बोल देना, कुछ बुरा लगा है तो वो भी बोल देना, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए कोई भी स्टूडेंट ऑन एन एवरेज 1000 से 1500 क्वेश्चन कवर करके जाता है, लेकिन वो सारे स्टूडेंट सिर्फ एवरेज ही रह जाते हैं, क्योंकि जो एग्जाम निकालने वाले स्टूडेंट हैं उनको एक तरीके से सिस्टमैटिक फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन कवर करने होते हैं। जैसे कि कम से कम पिछले 3 से 5 सालों के PYQs आपको कवर करने होंगे। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पिछले कितने सालों में और कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। ये किताब मैंने लॉन्च करी हुई है अपनी 2 साल की मेहनत के बाद। इस किताब में आप देख सकते हो 8900 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कवर किए हुए हैं। साथ में आप ये भी देखिए कि मैंने यहां पर ये भी आपको बताया है इस किताब में कि किस टॉपिक से किस डेट में SSC के किस एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और वो हर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। करीब 9000 क्वेश्चन की वजह से इस किताब का वेट भी देख पा रहे हो, काफी ज्यादा है। लेकिन हाँ, आज की डेट में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि अगर आपको कोई भी वनडे एग्जाम निकालना है तो आपको पिछले 5 से 10 सालों के PYQs कवर करके जाने हैं। मेरा आपसे वादा ही नहीं दावा भी है, अगर आप मेरी इस किताब को लेकर कवर कर लेते हो इसके MCQs, तो GS में आप जाके कोई भी एग्जाम दीजिए, आप हर एक एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, और वो भी अच्छे मार्क्स से करेंगे। किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डायरेक्ट Amazon पे जाके आप पहले इस किताब का रिव्यू भी देख सकते हैं, और साथ में इस किताब के सैंपल पेजेस भी आप देख सकते हैं कि
किस तरीके से इस किताब को अरेंज किया हुआ। तो आज ही इस किताब को अमेज़न से ऑर्डर करें और अपनी तैयारी पूरी करें।